हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 91 अभ्रम की जलन और गुस्सा। नियति उसे हैरानी से देखती रह गई। उसने गुस्से में वो ग्लास जगुआ को पकड़ा दिया और मुंह बनाते हुए बोली, अब ये चिकनी चुड़ैल बागर बिल्ले को नहीं छोड़ेगी। ये उनकी इज्जत लूट कर ही रहेगी। ये कहते हुए नियति अलीशा को घूर रही थी। जगुआ ने नियति की बात पर हैरानी से कहा, क्वीन ये क्या कह रही है आप? नियति गुस्से में अपने हाथों को मसलते हुए बोली, हाँ ये चिकनी चुड़ैल बागर बिल्ले के पीछे पागल है। इसका पागलपन देखा है हमने कॉलेज में। उद्धरण चिन्ह। नियति को जेलस होते देखकर जगुआ को हंसी आ रही थी, पर फिर उसने नियति को समझाते हुए कहा, डोंट वरी क्वीन, वो चिकनी चुड़ैल वो लड़की बीस्ट को छू भी नहीं पाएगी। बीस्ट लड़कियों से दूर रहते हैं। ये सुनकर नियति को थोड़ी राहत मिली और उसने जगुआ की तरफ देखा तो जगुआ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, सच में बीस्ट लड़कियों से दूर रहते हैं। अलीशा जो अपनी अदाएं बिखेरते हुए अभ्रम के पास जा रही थी, अचानक से उसने एक हाथ से अपना सिर पकड़ लिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सिर घूम रहा हो, पर उसका सारा ध्यान अभ्रम पर था, इसलिए उसने खुद को नॉर्मल किया और अभ्रम की तरफ जाने लगी। जैसे ही वो अभ्रम के पास गई, अचानक से उसके पैर लड़खड़ा गए। वो अपने पैरों में ही उलझकर अभ्रम के ऊपर गिरने लगी। ये देखकर अभ्रम ने उसे जल्दी से पकड़ लिया और से संभालते हुए कहा, तुम ठीक हो? पर तब तक अलीशा के ऊपर ड्रिंक का असर हो चुका था और उसकी आंखें मुश्किल से खुल रही थी। वो बार बार अपनी भारी होती पलकों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रही थी। वही अभ्रम की बाहों में अलीशा को देखकर नियति के तन बंधन में जैसे आग लग गई थी। अचानक से उसे अपना शरीर गर्म होता महसूस हुआ। उसके कानों से गर्म भाप निकलने लगी और उसके कान लाल हो गए। उसकी आंखें बेहद नाराजगी से इस नज़ारे को देख रही थी। तभी वो अचानक से जगुआ की तरफ मुड़ी और उसे घूरने लगी, जैसे कह रही हो, आपने तो अभी कहा था 20 लड़कियों से दूर रहते हैं, तो फिर ये क्या है? क्यों उन्होंने एक लड़की को अपनी बाहों में थामा हुआ है? अभ्रम की बाहों में अलीशा को देखकर झटका तो जगुआ को भी लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अब नियति की सवालिया नजरों का क्या जवाब दे, इसलिए उसने जल्दी से अपनी नजरें चुरा ली। नियति वापस से अभ्रम को देखने लगी। वही अभ्रम ने अलीशा के खड़े होने में उसकी हेल्प की और उसे देखते हुए बोला, तुम कौन हो और इतना ड्रिंक करके इधर उधर क्यों घूम रही हो? अलीशा अपनी बोझल आंखों से उसे देखते हुए मुस्कुराकर बोली, बीस्ट यू आर सो हॉट, आई लव यू बीस्ट, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम कितने अच्छे हो। आई लाइक यू सो मच। अलीशा अपने ही धुन में बोले जा रही थी। वहीं अभ्रम ने उसकी बात सुनकर अपने दिमाग में एक बात बैठा ली थी कि उसके सामने खड़ी लड़की पागल है। अलीशा की बात सुनकर उसका मन हुआ कि वो उसे वहीं छोड़ दे और चला जाए, पर वो जानता था अगर उसने अलीशा को छोड़ दिया तो वो एक सेकंड भी अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह पाएगी। यही सोचकर उसने अलीशा को थौमे रखा और गुस्से में इधर उधर देखने लगा। तभी चेहरे पर हैवी मेकअप और डिजाइनर साड़ी में लिपटी एक लेडी उसके पास आते हुए बोली, अलीशा बेटा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उस औरत ने अलीशा को पकड़ा तो अभ्रम ने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिया। अलीशा की मॉम ने उसे संभालते हुए अभ्रम से कहा, थैंक यू बीस, तुमने मेरी बेटी। वो इसके आगे एक शब्द नहीं बोल पाई। उसकी पूरी बात सुने बिना ही बीस्ट वहां से चला गया था। अलीशा नशे की हालत में अपनी मॉम से लिपटते हुए बोली, लव यू बीस्ट, आई लव यू सो मच। ये कहते हुए उसने अपनी मॉम के गाल पर किस कर दिया। अलीशा की मॉम ने एक नज़र पार्टी में दौड़ाए और फिर एम्बैरस्ड होकर उसने अलीशा को अपने साथ ले जाते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, यहाँ मैं तुझे किस लिए लेकर आई थी और तू क्या करके बैठ गई? वही एक पिलर के पीछे उस वेटर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगा और उसका चेहरा एक तरफ झुक गया। वेटर के सामने खड़ी माया गुस्से में उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसने वेटर को उंगली दिखाते हुए दबी दबी आवाज में कहा, तुमसे क्या कहा था करने के लिए और तुम्हें क्या किया? क्या तुमने मुझसे पैसे इसी काम के लिए थे? तुम्हें ड्रिंक उस साड़ी वाली लड़की को देना था, ना कि उस अलीशा सिंघल को। वेटर अपने गाल पर हाथ रखे हुए सफाई देते हुए उससे बोला, मैम मैंने तो ड्रिंक उस साड़ी वाली लड़की को ही दी थी, पर पता नहीं कहाँ से वो दूसरी लड़की बीच में आ गई और उसने जबरदस्ती मेरे हाथ से ड्रिंक ले ली। मैं कुछ कर पाता उससे पहले ही उस लड़की ने ड्रिंक पी ली थी। उद्धरण चिन्ह। वेटर रुबासी आवाज में बोल रहा था। वही माया को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में वेटर को घूरते हुए कहा, तुम रहने दो, तुमसे एक काम नहीं होगा। अब जो करना है मैं खुद करूंगी। ये कहकर उसने वेटर को जाने का इशारा किया तो वेटर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अलीशा ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर खुद से कहा, आज तो तुम्हें बीस्ट की जिंदगी से निकलना ही होगा नियति। बहुत दिन रह ली तुम उसकी जिंदगी में, पर अब नहीं, अब तुम्हें उसकी जिंदगी से जाना होगा और आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर उसकी जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। ये बोलते हुए वो तिरछा मुस्कुराई। नियति अभी भी पार्टी के कॉर्नर में खड़ी जगुआ से बातें करते हुए टाइम पास कर रही थी। तभी जगुआ का फोन रिंग हुआ। उसने अभ्रम की कॉल देखकर कॉल रिसीव किया और फोन कान पर रखते हुए बोला, हेलो बीस्ट।
कॉल की दूसरी तरफ से अब्रम ने उसे कुछ कहा तो जगुआ ने नियति को देखते हुए कॉल पर कहा, पर बीस्ट क्वीन यहाँ पर अकेली रह जाएंगी। अब्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, टर्टल की चिंता मत करो, मेरी नज़र उस पर है, तुम जाओ। जगुआ ने ओके कहा और कॉल कट हो गई। फिर उसने अपना फ़ोन जेब में रखते हुए नियति से कहा, क्वीन में थोड़ी देर में आता हूँ। क्या तब तक आप? नियति उसकी बात को समझते हुए बोली, आप जाए, हम यहीं पर आपका इंतजार करेंगे। जगुआ उसकी बात पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। नियति अब अकेले उस कोने में खड़ी इधर उधर देख रही थी। तभी उसकी नजरें अब्रम से मिली। दो आंखों ने इशारों में कुछ कहा और दो आंखों ने धनी पलकों को झपकाते हुए हाँ कह दिया। अब्रम वापस से बात करने लगा। वही जब कुछ देर बाद नियति ने उसकी तरफ देखा तो अब्रम उसे कहीं नहीं दिखा। उसे न देखकर नियति परेशान हो गई और उसे इधर उधर देखते हुए ढूंढने लगी, पर अब्रम जैसे उसके साथ लुका छुपी का गेम खेल रहा था। नियति की आंखें उसे ढूंढने की कोशिश में लगी थी, वही अब्रम लोगों की भीड़ में कहीं खोया हुआ था। ये देखकर नियति ने गुस्से में अपने एक हाथ का पंच बनाकर दूसरे हाथ पर मारते हुए कहा, ये बागर बिल्ले भी न कहाँ चले गए, हमें दिख क्यों नहीं रहे, कहीं ऐसा तो नहीं वो चिकनी चुड़ैल के साथ कहीं चले गए। उद्धरण चिन्ह। ये ख्याल आते ही नियति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ और उसने कसकर अपनी मुट्ठी को भींच लिया। अब्रम को ढूंढने की कोशिश में वो कुछ कदम चलकर आगे आ गई और इधर उधर देखते हुए अब्रम को ढूंढने लगी। तभी अचानक से उसके सामने एक आदमी आ गया। उसे देखकर नियति डरकर एक कदम पीछे हट गई। उस आदमी ने नियति को ड्रिंक ऑफर करते हुए कहा, हे ब्यूटीफुल, दिस इज फॉर यू। नियति ने उसे घबराई नजरों से देखा और मना करते हुए बोली, हमें नहीं चाहिए, प्लीज आप जाइए यहाँ से। उसे खुद से डरते देखकर वो आदमी तिरछा मुस्कुराया और नियति की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए बोला, ये पार्टी है बेब, पार्टी में आकर ड्रिंक नहीं करोगी तो पार्टी को एंजॉय कैसे करोगी? एंजॉय करने का असली मजा तो इसे लेने के बाद ही आता है। चलो अब शर्माओ मत, इसे पी लो, फिर देखना तुम्हें कैसे ये माहौल अच्छा लगने लगेगा और तुम खुद को रिलैक्स फील करोगी। ये कहते हुए वो नियति के पास जा रहा था। वहीं नियति उससे डर कर पीछे हट रही थी। तभी अचानक से मेन लाइट ऑफ हो गई और अंधेरा छा गया। ये देखकर नियति और डर गई। कोई कुछ समझ पाता कि तभी कुछ कम रोशनी वाली छोटी छोटी फ्लैश लाइट ऑन हो गई और वो अपनी हल्की हल्की रोशनी सब पर बिखेरने लगी। साथ ही म्यूजिक भी स्टार्ट हुआ और सभी एक दूसरे के साथ कपल डांस करने लगे। वो आदमी भी नियति का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती डांस फ्लोर पर ले आया और उसके साथ डांस करने लगा। नियति उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर उसने नियति के हाथ को कसकर पकड़ हुआ था, जिसकी वजह से वो चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वही लाइट जाते ही अब्रम को नियति की चिंता होने लगी थी और वो जल्दी से उसी जगह पर आया जहां पर पहले नियति खड़ी थी। वहां नियति को न देखकर अब्रम को झटका लगा था। उसका दिल जैसे कुछ सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। उसकी आंखें गुस्से और नियति को खो देने के डर से लाल हो गई। वो अपनी काली आंखों को इधर उधर घूम रहा था। तभी उसकी नज़र डांस फ्लोर पर गई। जैसे ही वो डिम लाइट नियति के चेहरे पर पड़ी, उसे किसी और की बाहों में देखकर अब्रम ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। नियति को किसी और की बाहों में देखकर उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल को उसके सीने से बाहर निकाल लिया हो। अश्वम बिना एक सेकंड की देरी किए तेजी से नियति और उस आदमी के पास गया और फिर अब्रम ने उस आदमी को कॉलर से पकड़ नियति से अलग किया और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा। उस आदमी का चेहरा एक तरफ झुक गया। वो आदमी खुद को संभाल पाता उससे पहले ही अब्रम ने बिना किसी की परवाह किए उसके मुंह पर 2-3 5 और मारे। फिर उसके सिर को एक पिलर पर मारते हुए अब्रम ने उस आदमी को छोड़ दिया तो वो आदमी निढाल होकर वहीं गिर पड़ा। अंधेरा और लाउड म्यूजिक होने की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चला। नियति अभी भी डरी सहमी खड़ी थी। अब्रम ने गहरी सांस लेते हुए नियति को देखा तो वो जल्दी से उसके गले जाकर लग गई। उसने अब्रम को बहुत कसकर गले लगाया हुआ था और उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए रोते हुए बोली, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? वो गंदा आदमी जबरदस्ती हमारा हाथ पकड़कर हम यहाँ ले आया। हमने उसे खुद से दूर करना चाहा, पर उसने हमारे हाथ को कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती वो हमारे साथ डांस करने लगा। नियति बोलते हुए सुबक रही थी। उसकी आवाज उसके गले से अटक अटक कर निकल रही थी। अब्रम ने उसे अपनी बाहों में छुपाकर उसका सिर सहलाते हुए कहा, स्टॉप टर्टल, डोंट क्राई, मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तुम्हें छूने वालों को मैं इसी तरह सजा दूंगा। नियति उसकी बात सुनते हुए अभी भी उसके सीने से लगे रोए जा रही थी। उस एक पल में नियति इतना डर गई थी कि उसे लग रहा था कि अब वो उस आदमी से खुद को बचा नहीं पाएगी, और जिस तरह उस आदमी ने नियति को अपने शिकंजे में कसा था, उसकी ताकत का अंदाजा नियति को हो गया था। वो अभी भी अब्रम की बाहों में खड़ी कांप रही थी। उसे इतना रोते देखकर अब्रम ने उसके कान के पास कहा, टर्टल डोंट क्राई। उसके बार बार मना करने पर नियति रोए जा रही थी। ये देखकर अब्रम ने उसका ध्यान बटाने के लिए उसे धीरे से खुद से अलग किया और उसके माथे को चूमकर उसने नियति की भीगी आंखों में देखते हुए उसके दोनों हाथ अपने कंधे पर रख लिए और अपने हाथ नियति की कमर पर रखकर उसके साथ डांस करने लगा।
तभी बैकग्राउंड में म्यूजिक चेंज हुआ और एक लविंग सॉन्ग बजने। वो सॉन्ग नियति और अभ्रम की सिचुएशन पर एकदम फिट बैठ रहा था। गाने के बोल ऐसे थे मानो अभ्रम के एहसासों को शब्द मिल गए हो, उसकी खामोशी को आवाज मिल गई हो। जैसे जज्बात वो नियति के लिए अपने सीने में रखता था, आज उन जज्बातों को जुबान मिल गई थी। जो तेरे संग लागी प्रीत मोहे रूह बार बार तेरा नाम ले, कि रब से है मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। चुप है बातें दिल कैसे बयां मैं करूं, तू ही कह दे वो जो बात मैं कह ना सकूं, कि संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, कि संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। अभ्रम उसे अपनी बाहों में भरे उसके साथ डांस कर रहा था। उसके जलते दिल को अब जाकर सुकून मिला था। नियति की नज़दीकियां उसके ज्वालामुखी जैसे गुस्से पर बर्फ का काम कर रही थी। वहीं नियति भी उसके सीने से लगी उसे कसकर पकड़े हुए थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब वो एक पल के लिए भी अभ्रम से दूर नहीं जाना चाहती हो। आधी जमीन आधा आसमां था, आधी मंजिलें आधा रास्ता था, एक तेरे आने से मुकमाल हुआ सब ये बिन तेरे जहां भी बेवजह था। तेरा दिल बनके मैं साथ तेरे धंगा खुद को तुझसे अब दूर न जाने दूं, कि संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं, कि संग तेरे बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। अभ्रम ने उसे अपनी बाहों में भरे हुए ही अपनी आंखें बंद कर लीं। वही दो आंखें उन्हें गुस्से में घूर रही थीं। अभ्रम नियति को लेकर साइड में आ गया। वो अभी भी उसे कसकर पकड़े खड़ी थी। अभ्रम ने उसे कंधे से पकड़ खुद से दूर करना चाहा तो नियति ने उसे और कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं आप हमें खुद से दूर नहीं कर सकते, हम आपसे दूर नहीं जाएंगे, वरना वो गंदा आदमी हमें फिर से परेशान करने आ जाएगा। नियति सुबकते हुए बोल रही थी। वही उसकी बात सुनकर अभ्रम को गुस्सा आ गया, पर उसका ये गुस्सा नियति पर नहीं था, बल्कि उस आदमी पर था जिसने थोड़ी ही देर में नियति के अंदर अपना इतना डर भर दिया था। अभ्रम ने नियति को उसके कंधे से पकड़ा और उसे खुद से अलग करके उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना, अब वो तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा और तुम डर क्यों रही हो? टर्टल, तुम्हारे अंदर सिर्फ मेरा डर होगा। तुम अगर किसी से डरोगी तो सिर्फ मुझसे, तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे तो सिर्फ मेरी वजह से, तुम्हारे हंसी रोने डर सबकी वजह सिर्फ मैं रहूंगा। नियति सुबकते हुए उसकी बात सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू देखकर अभ्रम ने गुस्से का सुख छूट अपने गले से नीचे उतारा और अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए उसने नियति से कहा, अगर अब तुम्हारी आंखों से एक बूंद आंसू भी बाहर आया तो सजा मिलेगी। नियति ने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया और बिना किसी की परवाह किए वो फिर से अभ्रम के गले लग गई और उसे कसकर पकड़ते हुए बोली, आप हमें छोड़कर नहीं जाएंगे ना? अभ्रम ने उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। टर्टल, अगर तुम खुद भी मुझसे दूर जाना चाहोगी तब भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। यू आर ओनली माइन, तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरे पास रहोगी। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जिन एहसासों में घुलकर अभ्रम नियति से जो बातें कह रहा था उसका उसे अंदाजा भी नहीं हुआ था। उसे एहसास तक नहीं हुआ कि कब उसने जज्बातों में बहकर नियति के सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर दिया। अभ्रम ने नियति से वो कहा जो कभी उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वही नियति भी उसके गले से लगे हुए ही बोली, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये सुनकर अभ्रम होठों को तिरछाकर मुस्कुरा दिया। तभी उसकी पॉकेट में रखा उसका सेल फोन रिंग हुआ। फोन की रिंग में दोनों की स्पेशल मोमेंट को स्पॉइल कर दिया था। ना चाहते हुए भी अभ्रम ने नियति को खुद से दूर किया और अपनी जेब से फोन निकालकर कॉल रिसीव करके बात करने लगा। फोन पर बात करने के बाद अभ्रम ने नियति से कहा, टर्टल तुम यहाँ बैठो, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। ये कहते हुए उसने नियति को टेबल के पास बैठा दिया। वही नियति उसकी बात सुनकर जल्दी से खड़े होते हुए बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपने कहा था आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, फिर हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ आंसू भी थे। बोलते हुए उसके होठ कांप रहे थे। तभी नियति ने अपने छोटे छोटे हाथों से अभ्रम के हाथ को पकड़ लिया। आज नियति की बात और उसके अंदाज दोनों में ही हक की झलक दिख रही थी। जितनी हक से उसने अभ्रम का हाथ पकड़ा था कि अभ्रम भी उससे अपना हाथ छुड़ा नहीं पाया। उसने अपना एक हाथ नियति के गाल पर रखा और अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, पर 5 मिनट के लिए मुझे जाना होगा। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, तुम यहीं पर रहना। उद्धरण चिन्ह। नियति ने न में सिर हिलाया और आंखों से ही इशारे कर उसे जाने से मना किया। ये देखकर अभ्रम ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, टर्टल मैंने कहा ना, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब अभ्रम सिंह चौहान तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड? नियति ने हाँ में सिर हिलाया और सुबकते हुए बोली, आप जल्दी आएंगे ना? अभ्रम ने कहा, हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा, अब मैं जाऊं। नियति ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अभ्रम उसे वहीं बिठाकर चला गया।
वो जैसे ही होटल से बाहर आकर पार्किंग में गया तो वहां टाइगर, जगुआ और पाइथन में तीनों ही कुछ लोगों से लड़ रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग बहुत देर से लड़ रहे हो। पाइथन, जगुआ और टाइगर के चेहरे पर थकान थी, पर जैसे ही उनके बीच अब्रम पहुंचा उसे देखकर उनकी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई और वो तीनों फिर से फाइट की पोजीशन में आते हुए एक्टिव हो गए। अब्रम ने अपना ब्लेजर निकालकर शर्ट की स्लीव्स को कोहनी तक फोल्ड करते हुए कहा, ये किसके भेजे गए लोग हैं? इस बात पर टाइगर ने कहा, पता नहीं बीस्ट, उन्हें किसने भेजा है, पर उन्होंने आते ही अचानक से हम पर हमला कर दिया। जैगुआ ने एक आदमी को पंच मारते हुए कहा, बीस्ट, ये जिसके भी लोग हैं, इन्हें खत्म करके इनकी लाश से ही उनके बॉस का पता पूछ लेंगे। तभी पाइथन एक आदमी को लात मारते हुए कहा, आए हैं 2 पैरों पर और जाएंगे ये सभी 4 कंधों पर, लेकिन किसके कंधों पर पता नहीं। उसकी बात सुनकर अब्रम ने एक आदमी की गर्दन को पकड़कर उसे बुरी तरह तोड़ते हुए कहा, टर्टल, पार्टी में अकेली है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, सो लेट्स फिनिश इट, मुझे 5 मिनट के अंदर वापस पार्टी में जाना है। ये सुनकर टाइगर, पाइथन और जगुआर तीनों ने फाइट करते हुए कहा, ओके बीस्ट। उन पर हमला कर रहे हैं लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वैसे भी काले कपड़े में थे। पार्किंग में गाड़ियों के अलावा सिर्फ वही लोग थे जो पूरे पार्टी में फैले हुए थे और छुपकर इधर उधर से हमला कर रहे थे। जैसे ही एक आदमी अब्रम को बाईं तरफ से मारने के लिए आगे बढ़ा, अब्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। तभी एक आदमी उसकी दाईं तरफ से आया तो अब्रम ने उसका भी पकड़ लिया। उसने दोनों आदमी को हाथ को मोड़ दिया। जैसे जैसे उनका हाथ मुड़ रहा था, दोनों की दर्द भरी चीखें भी पार्किंग में गूंजने लगी। उनकी तेज चीखों ने पार्किंग में फैले सन्नाटे को तोड़ दिया था। वहीं जब ये नज़ारा टाइगर, जगुआ और पाइथन ने देखा तो उन्होंने कहा, बीस्ट से उलझोगे तो मौत ही मिलेगी ना, अब झेलो बीस्ट के कहर को। उद्धरण चिन्ह। उनके होठों पर सरकास्टिक स्माइल थी। वहीं होटल के अंदर नियति बेचैन नजरों से अब्रम को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी अचानक से उसके सामने एक वेटर आ गया और उसने नियति को एक पेपर नोट देते हुए कहा, मैम, ये सर ने आपके लिए भेजा है। उद्धरण चिन्ह। नियति ने पेपर नोट को देखा और वेटर को देखते हुए असमंजस में बोली, सर ने? वेटर बोला, यस मैम, वही सर जो थोड़ी देर पहले आपके साथ यहाँ खड़े थे। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वेटर चला गया। नियति पेपर नोट को ओपन करके देखने लगी। नोट में लिखा था, रूम नंबर 305 आ जाओ, मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा हूँ। नियति ने इधर उधर देखा और चलते हुए बोली, ये भी ना कितने अजीब है, खुद पहले चले गए और अब हमें बुला रहे हैं, ये नहीं कि हमें भी अपने साथ ही ले जाए। नियति खुद से ही बातें करते हुए चली जा रही थी। वहीं माया ने उसे जाते देखकर कहा, आज तुम्हें बीस्ट भी नहीं बचा पाएगा नियति। उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो सरकास्टिकली मुस्कुराए। वही उधर पार्किंग में अब्रम के आने से उन काले कपड़े वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी थी, क्योंकि अब्रम उन लोगों से लड़ नहीं रहा था, वो उन्हें मारता जा रहा था। अब्रम को नियति की चिंता सता रही थी। उसे वापस जाने की जल्दी थी, इसलिए वो उनसे डबल स्पीड से फाइट कर रहा था। उसके ऊपर हमला कर रहे लोग उसकी स्पीड को कैच नहीं कर पा रहे थे। वहीं अब्रम उन लोगों के हाथ पैर और उनकी गर्दन तोड़ता जा रहा था। जब अब्रम ने देखा कि अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे हैं तो उसने पाइथन, टाइगर और जगुआ से कहा, क्या इतना हैंडल कर लोगे? तो उन्होंने एक साथ कहा, यस बीस्ट, आप जाए क्वीन के पास, हम इन्हें हैंडल कर लेंगे। अब्रम वहां से होटल के अंदर चला गया। जब वो नियति के पास जा रहा था तभी एक वेटर ने अचानक ही उसके मुंह पर स्प्रे किया। अब्रम ने वेटर को घूर कर देखा। वेटर ने उससे डरते हुए जल्दी से कहा, सॉरी सर, ये गेस्ट के वेलकम के लिए है, इसलिए आपके ऊपर स्प्रे किया। अब्रम उससे उलझकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बिना उसे कुछ कहे नियति के पास चला गया। जब वो उसी टेबल पर गया जहां उसने नियति को बिठाया था तो नियति उसे वहां नहीं दिखी। उसे टेबल के पास न देखकर एक बार फिर अब्रम की आंखों में डर और गुस्सा दोनों ही दिखने लगा। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को कसकर बंद किया और दांत पीसते हुए कहा, वे आर यू टर्टल, तुमसे कहा था मैंने यहाँ से मत हिलना, फिर तुम क्यों यहाँ से चली गई? ये कहते हुए उसने जोर से अपना हाथ टेबल पर पटका। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखे पेपर नोट पर गया। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने जल्दी से पेपर नोट उठाया और उसे खोलकर पढ़ने लगा, रूम नंबर 205। ये कहते हुए उसने पेपर नोट को अपनी मुट्ठी में कसकर भींच दिया और एक बार उसने दांत पीसते हुए कहा, तुमसे मैं यहाँ बैठने के लिए कहा था और तुम रूम नंबर 205 में चली गई, क्यों टर्टल? ये कहकर अब्रम भी तेज कदमों से होटल की सेकंड फ्लोर पर आ गया और रूम नंबर 205 की तरफ जाने लगा। वही नियति होटल की 3rd फ्लोर पर थी। पेपर नोट को एक नज़र देखकर नियति रूम नंबर 305 को ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र रूम नंबर 305 पर गई और नियति उसे और कदम बढ़ाते हुए बोली, ये बागर बिल्ला भी ना, कभी कभी हमें उन पर बहुत गुस्सा आता है, हमसे कह कर गए थे यहाँ से हिलना मत, कहीं मत जाना, और अब खुद ही हमें रूम नंबर 305 में बुला रहे हैं। बागर बिल्ले का मूड नहीं मौसम बन गया है जो कभी भी बदल जाता है। खुद से बातें करते हुए नियति रूम के पास आ गई और गहरी सांस लेकर उसने डोर ओपन किया।
वही अब्रम भी जब रूम नंबर 205 के बाहर पहुंचा तो उसने तेजी से डोर का हैंडल पकड़ने के लिए अपना एक हाथ बढ़ाया, पर तभी हैंडल पकड़ने के लिए आगे बढ़ा उसका हाथ अचानक ही उसके सिर पर चला गया और उसने कसकर अपने सिर को पकड़ लिया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर में तेज दर्द हो रहा हो। उसकी आंखें एकदम से बंद हो गई। फिर उसने जबरदस्ती अपनी आंखों को खोला और अपना सिर झटक कर डोर ओपन करके अंदर चला गया। वही नियति भी रूम के अंदर आ गई थी। रूम के अंदर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। तभी अचानक से डोर बंद होने की आवाज आई। नियति ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो डोर बंद हो चुका था। ये देखकर वो डर गई और घबराते हुए बोली, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आपने रूम में अंधेरा क्यों किया हुआ है? प्लीज रूम की लाइट ऑन करिए, हमें इतना अंधेरा पसंद नहीं, प्लीज रूम की लाइट ऑन करिए। नियति की बात का जब कोई जवाब नहीं आया तो वो और डर गई। उसने अंधेरे में अब्रम का चेहरा देखने की कोशिश की पर उसे अब्रम का चेहरा सही से नहीं दिख रहा था। उसके सामने काले कपड़े में एक साया लिपटा हुआ खड़ा था। नियति ने उसे देखते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? देखिए हमें डर लग रहा है, प्लीज कुछ तो बोलिए आप। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने इस बार भी नियति की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही चुपचाप खड़ा रहा। तो ये देखकर नियति बोली, अगर आप हमसे नाराज है तो हम आपको पहले ही बता देते हैं। गुस्सा हमें होना चाहिए आपसे, आपको हमसे नहीं। एक तो आप हमें अकेला छोड़कर चले गए और हमें बिना बताए यहाँ आ गए। आपको पता भी है हमें कितनी मुश्किल हुई यहाँ तक आने में। अभी नियति बोल ही रही थी कि तभी उसके सामने खड़े साय ने नियति का हाथ पकड़ लिया। अचानक ही नियति का शरीर कांप उठा और वो हैरानी से उस साय को देखने लगी। अभी नियति बोल ही रही थी कि तभी उसके सामने खड़े साय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक ही नियति का शरीर कांप उठा और वो हैरानी से उस साय को देखने लगी। वो अब्रम की छुअन को पहचानती थी। इतने महीनों से उसके साथ रहते रहते नियति को अब्रम की आदत हो गई थी। उसे अब्रम की खुशबू, उसके छूने का तरीका, उसके करीब आते ही नियति जो अब्रम में ही खो जाती थी और उसका दिल अब्रम के छूने भर से तेज धड़कने लगता था। आज वही उसका दिल डर रहा था, उसका शरीर कांप रहा था और वो अपनी घबराई नजरों से उस साय को देख रही थी। कौन हो तुम वो नहीं हो सकते, तुम वो हो ही नहीं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ पीछे खींचना चाहा पर तभी उसका हाथ काले साय ने और कसकर पकड़ लिया। वही रूम नंबर 205 में अब्रम जब रूम में आया तो उसने देखा रूम में कम रोशनी वाली लाइट चल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी बुरे रूम में बिखरी हुई थी। जगह जगह पर छोटे छोटे कैंडल जल रहे थे। बेड को और रूम को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। अब्रम ने अभी भी एक हाथ से अपने सिर को पकड़ा हुआ था और अपनी बोझल होती आंखों से रूम को देखकर वो हैरान था। तभी अब्रम ने अपनी नजरें घुमाई। उसकी नजरें उससे कुछ दूरी पर खड़ी एक लड़की पर जाकर थम गई। वो लड़की नियति के जैसी ही साड़ी पहने हुई थी, जिसे देखकर अब्रम ने उसके पास जाते हुए कहा, टर्टल तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तो तुम्हें वहीं रुकने के लिए कहा था और ये सब तुमने क्यों किया? उद्धरण चिन्ह। अब्रम की बात सुनकर भी वो लड़की बिना कुछ बोले उसकी तरफ पीठ किए खड़ी रही। वहीं उसे जवाब न देते देखकर अब्रम उसकी तरफ बढ़ा और उसने लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहा, टर्टल मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तभी अचानक से उसका सिर फिर से घूमने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी। उसके मुंह से निकली आह ने लड़की को उसकी तरफ पलटने के लिए मजबूर कर दिया। वो जैसे ही अब्रम की तरफ मुड़ी तो उसका चेहरा हल्की रोशनी में दिखा। वो लड़की कोई और नहीं माया ही थी, जो बिल्कुल नियति के जैसे तैयार होकर अब्रम के सामने खड़ी थी। अब्रम ने धीरे से अपनी भारी पलकों को खोला और अपनी पलकें उठाते हुए उसे देखने लगा। अब्रम की नजरें उसके पैरों से होते हुए उसके गले पर गई और उसके गले में अपनी चेन देखकर अब्रम ने उससे कहा, टर्टल ये तो तुमसे खो गई थी, फिर ये तुम्हें कहाँ से मिली? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते ही उसने फिर से अपनी आंखों को बंद कर लिया और दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। वही माया अब्रम की ऐसी हालत देखकर धीरे से मुस्कुराई। फिर उसने आगे बढ़कर अब्रम को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अब्रम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेरा सिर बहुत भारी हो गया है, मेरी आंखें बार बार बंद हो रही है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है टर्टल, तुम टाइगर को फोन करो। इस बात पर माया तिरछा मुस्कुराते हुए मन में बोली, सॉरी बीस्ट, आज तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, न वो नियति, न टाइगर और न ही कोई और। फिर उसने अब्रम को बैग पर बिठाते हुए कहा, आप यहाँ बैठकर रेस्ट कीजिए, आपको बेटर फील होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा और टाइम देखकर उसके होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वहीं उधर रूम नंबर 305 में नियति ने जब उस काले साए से खुद को छुड़ाना चाहा तो उस काले साए ने नियति को और कसकर पकड़ लिया। नियति ने खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पैर चलाए तो उस साए के पैर पर लगी और उसके मुंह से तेज चीख निकली। नियति ने खुद को छुड़ाया और इधर उधर भागने लगी। अंधेरे में उसे कुछ सही से नहीं दिख रहा था। तभी वो किसी चीज से टकराकर गिर गई और उसका हाथ टेबल पर रखे लैंप की स्विच पर गया। उसने जैसे स्विच ऑन किया, रूम में हल्की रोशनी फैल गई। तभी नहीं नियति ने जल्दी से रूम की सारी लाइट ऑन कर दी।
उसने मुड़कर देखा तो उसके सामने खड़ा आदमी काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा भी मास्क से ढका हुआ था। उसके चेहरे का सिर्फ निचला हिस्सा और उसकी गर्दन ही दिख रही थी। उसकी गर्दन के राइट साइड पर एक छोटा सा टैटू बना हुआ था। नियति ने अपनी एक नज़र उसके पूरे वजूद पर डाली और उसे देखते हुए बोली, कौन हो तुम? क्या चाहते हो हमसे? उस आदमी ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम्हें। ये सुनकर नियति चौंक गई और हैरानी से उसे देखते हुए बोली, तुम जानते भी हो हम कौन हैं? वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे पास आओगे तो तुम मारे जाओगे। दूर रहो हमसे। वो आदमी तिरछा कर मुस्कुराया और नियति की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने कहा, कौन मारेगा मुझे? तेरा पति बीस्ट। आज वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आज तो उसे खुद किसी की मदद की जरूरत है। आज वो बेचारा खुद लाचार है बीस्ट, जिससे सभी डरते हैं। आज वो खुद बर्बाद हो जाएगा। उसकी बात सुनकर नियति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, क्या किया है तुमने उनके साथ? बताओ हमें, वो कहाँ है? ये कहते हुए नियति की आवाज भारी हो गई थी। वही उसकी बात सुनकर वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, किसी की बाहों में आराम से सो रहा है तेरा पति। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही उसके होश उड़ गए और वो जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। वो किसी और के साथ नहीं हो सकते हैं। तुम झूठे हो। तुम हमें उनके खिलाफ भड़का नहीं सकते। वो आदमी नियति के पास आते हुए बोला, बेवकूफ लड़की, वो एक आदमी है और उसकी कुछ जरूरतें हैं। अब तू तो उसकी जरूरत पूरी करती नहीं तो वो तो इधर उधर मुंह मारेगा ही ना। अगर तूने अपने पति की जरूरत पूरी की होती तो अभी तेरा पति तेरी बाहों में होता। उद्धरण चिन्ह। उसकी बातों ने नियति को और डरा दिया था। उसकी बात पर नियति यकीन तो नहीं करना चाहती थी, पर जिस तरह से वो बोल रहा था उसे डर लगने लगा था। तभी नियति ने देखा कि वो आदमी बात करते हुए उसके नजदीक आ गया है। ये देखकर हैरानी से उसकी आंखें फिर से बड़ी हो गई और जैसे ही वो आदमी लपक कर उसे पकड़ने को हुआ, नियति तुरंत ही अपनी जगह से हट गई। ये देखकर उस आदमी ने कहा, बहुत चालाक बन रही है, पर मैं तेरा पति नहीं हूँ जो तुझे छोड़ दूंगा। आज की रात तो तुझे मेरे साथ ही बितानी होगी। और वैसे भी तू तो शादीशुदा होकर भी कुंवारी है और मुझे कुंवारी लड़कियां बहुत पसंद हैं। तो मैं तो आज तुझे नहीं छोड़ने वाला। इस कमरे से बाहर तू जा नहीं सकती और बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो आदमी तिरछा मुस्कुराया। वही उसकी बातें सुनकर और उसकी बेशर्म हंसी देखकर नियति को उससे नफरत हो रही थी। वो बहुत गुस्से में उसे घूर रही थी। गुस्से में नियति का चेहरा लाल पड़ चुका था। तभी उसके लाल चेहरे को देखकर वो आदमी बेशर्मी से बोला, तू तो कश्मीरी सेब लग रही है, आज तो मैं तुझे चख कर रहूंगा। ये कहकर वो तेजी से नियति की तरफ बढ़ा तो वो खुद को उसे बचाने के लिए कमरे में रखी चीजों को उठा उठाकर उसके ऊपर फेंकने लगी। वो आदमी नियति के वार से खुद को बचाते हुए इधर उधर झुक रहा था और वैसे ही बचते हुए वो नियति के पास पहुंच गया। उसने नियति का हाथ पकड़ के खींचकर एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा। नियति उसका भारी हाथ झेल नहीं पाए और बेड पर गिर गई। इससे पहले कि वो उठ पाती वो आदमी उसके ऊपर आ गया। नियति उसकी पकड़ से आजाद होने के लिए स्ट्रगल करने लगी। तभी उस आदमी के नाखून नियति को घायल कर गए। उसके नेक और बांह पर खरोच के निशान आ गए। नियति अभी भी उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वही वो आदमी उस पर झुकते हुए नियति को काबू में करने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा था। तभी नियति ने उसे फिर से किक किया तो इस बार नियति की लात उसके पेट में लगी। कुछ पल वो दर्द में तड़पा, पर फिर उसने नियति के पैरों को अपने पैरों से लॉक कर दिया और उसके ऊपर हाथ उठाते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगी? तुझे तो मैं तेरी औकात अभी दिखाता हूँ। इससे पहले कि उसका थप्पड़ नियति को लगता, उसने मौका पाते ही बेड साइड टेबल पर रखा पॉट पहले ही उठा लिया था और उसी पॉट को नियति ने उस आदमी के सिर पर मारा। पॉट उसके सिर पर लगते ही टूट गया और उसके सिर से खून बहने लगा। उस आदमी ने जल्दी से नियति को छोड़कर दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और इसी बीच नियति ने उसे जोर से धक्का दिया और वो नीचे जा गिरा। नियति जल्दी से उठी और रूम से बाहर भाग गई। वही रूम नंबर 205 में अभ्रम बेड पर लेटा हुआ था। उसने आंखें बंद किए हुए ही अपनी गले से टाई की नॉट को ढीली करते हुए कहा, टर्टल एस बड़ी ऑन करो, मुझे गर्मी लग रही है। उसकी बात सुनकर माया तिरछा मुस्कुराए और खुद ही उसकी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे बोली, एस बड़ी ही तो ऑन है, अगर ज्यादा गर्मी लग रही है तो आप कपड़े निकाल दो। उद्धरण चिन्ह। तभी अभ्रम ने अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया और आंखें बंद किए हुए ही उसने कहा, टर्टल टाइगर को बुलाओ। माया अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रखकर उसका गाल सहलाते हुए बोली, हस्बैंड वाइफ के बीच टाइगर का क्या काम? मुझे आज की पूरी रात आपके साथ रहना है। इतना सब कुछ मैंने आज के लिए ही तो किया था, तो आज हमारे बीच कोई नहीं आएगा। आज सिर्फ आप और मैं ही इस रूम में रहेंगे। उसकी बात सुनकर अभ्रम ने अपनी आंखें खोली और अपनी धुंधली आंखों से उसे देखने लगा। उसे माया का चेहरा साफ साफ तो नहीं दिख रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था नियति आज ऐसा क्यों कर रही है। वो माया के हाथ को अपने चेहरे और गर्दन पर हिलते हुए महसूस कर रहा था। तभी उसने धुंधली आंखों से ही उसे देखते हुए कहा, क्या तुम सच में टर्टल हो?
मेरी टर्टल, माया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं आपकी टर्टल हूँ और आज मुझे आपसे आपकी पत्नी होने के सारे हक चाहिए। उसकी बात सुनने में तो अच्छी लग रही थी, पर वो अब्रम को सुकून नहीं दे रही थी, जो उसे नियति के करीब जाने पर मिलता था। वो उसे देखते हुए धीरे धीरे उठने लगा। वही माया अपनी गहरी नजरों से उसकी आंखों में ही देख रही थी। तभी अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, नो, यू आर नॉट माई टर्टल। मेरी टर्टल ऐसी नहीं है, तुम मेरा वहम हो। चलो जाओ यहाँ से, यहाँ मेरे साथ सिर्फ मेरी टर्टल रहेगी। ये सुनकर माया की भौहें तन गई और वो अब्रम को देखते हुए मन में बोली, हाउ इज दैट पॉसिबल। इस ड्रग्स को लेने के बाद तो इंसान खुद को भी भूल जाता है, और कुछ उसे याद रहता है तो वो सिर्फ उसकी डिजायर होती है। फिर ये कैसे पॉसिबल है कि बीस्ट को वो बहन जी ड्रग्स लेने के बाद भी याद है। नो 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 माया, तू ऐसे हार नहीं मान सकती। तूने आज तक क्या कुछ नहीं किया बीस्ट को पाने के लिए। तू आज पीछे नहीं हट सकती। बीस्ट खुद आगे नहीं बढ़ सकता तो क्या हुआ, तू तो आगे बढ़कर बीस्ट को मजबूर कर सकती है अपने पास आने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अचानक ही माया के होठों पर सरकास्टिक स्माइल आ गई और उसने अब्रम के नजदीक जाते हुए उसके ऊपर झुकते हुए उससे कहा, आप हमसे दूर जाने का कोई नया बहाना ढूंढ रहे हैं, है ना? हम सब जानते हैं, पर आज हम आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे। अगर आज आप हमसे दूर रहे तो हम आपको छोड़कर चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। माया ने जब टोन बदलकर अपनी बात कही तो उसकी बात सुनकर अब्रम को भी लगने लगा उसके सामने बैठी लड़की उसकी टर्टल है। पर उसे माया के दूर जाने वाली बात बुरी लगी और तभी उसने गुस्से में माया के सिर को पीछे से पकड़ लिया और उसके चेहरे को अपनी धुंधली आंखों से देखते हुए बोला, टर्टल तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की तुम मुझसे दूर जा सकती हो। तुम मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती, तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर माया मुस्कुराने लगी और फिर उसने अब्रम की आंखों में गहराई से देखते हुए सेडक्टिव वॉइस में कहा, ओके, हम आपसे दूर नहीं जाएंगे, अगर आज आप हमें हमारे सारे हक दे देते तो। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए वो उसके ऊपर झुकने लगी और तभी उसने अपने होठों से अब्रम के गाल को छू लिया। वहीं नियति भागते हुए सेकंड फ्लोर पर आ गई थी। उसके पीछे वो आदमी भी आ रहा था कि तभी पीछे देखकर भागने की वजह से नियति सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। नियति को किसी से टकराते देखकर वो आदमी जो उसके पीछे आ रहा था वो भाग गया। वहीं नियति जो टकराकर नीचे गिरने वाली थी, तभी उसके सामने खड़े आदमी ने नियति को कसकर पकड़ लिया। वहीं नियति भागते हुए सेकंड फ्लोर पर आ गई थी। उसके पीछे वो आदमी भी आ रहा था कि तभी पीछे देखकर भागने की वजह से नियति सामने से आ रहे शख्स से टकरा गई। नियति को किसी से टकराते देखकर वो आदमी जो उसके पीछे आ रहा था वो भाग गया। वहीं नियति उस शख्स से टकराकर नीचे गिरने वाली थी, तभी उसके सामने खड़े आदमी ने नियति को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही नियति ने उसका चेहरा देखा वो खुश हो गई और जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, टाइगर भैया, वो आदमी वो हमारे पीछे पड़ा है, वो हमारा फायदा उठाना चाहता है। उद्धरण चिन्ह। नियति बोलते हुए अपने पीछे आ रहे आदमी की तरफ इशारा किया। वही टाइगर उसकी बात सुनकर चौंक गया था। उसने नियति के इशारे करने पर सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। वहां किसी को न देखकर टाइगर ने उसे संभालते हुए कहा, क्वीन वहां पर कोई नहीं है। नियति ने उससे अलग होकर रोते हुए कहा, पर वो हमारे पीछे आ रहा था, वो हमें। बोलते हुए नियति के शब्द लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही टाइगर ने नियति को देखा तो वो हैरान रह गया। नियति के गाल पर थप्पड़ के निशान थे, उसके शरीर पर लगी खरोंचें इस बात का सबूत थी कि वो सच बोल रही है। टाइगर ने जल्दी से अपना ब्लेजर निकालकर नियति को पहनाया और उसे कंसोल करते हुए कहा, क्वीन आप यहीं रुकिए, मैं अभी उस आदमी को पकड़ता हूँ। वही उस आदमी ने जैसे ही टाइगर को देखा तो वो उसे देखते ही भाग गया था। नियति रोते हुए बोली, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां जगुआ आ गया और नियति की हालत देखकर वो भी चौंक गया। उसने टाइगर से पूछा, ये सब कैसे हुआ और बीस्ट कहाँ है? अब्रम का जिक्र होते ही नियति को उस आदमी की कही बात याद आई। उसने टाइगर और जगुआ दोनों को देखते हुए जल्दी से कहा, हमें उन्हें बचाना होगा। नियति की बात टाइगर और जगुआर को समझ नहीं आई और वो दोनों उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। तभी जगुआ ने उससे पूछा, क्वीन आप किसकी बात कर रही है? हम किसको बचाना होगा? नियति घबराते हुए बोली, बागर बिल्ले को। उस आदमी ने कहा था बागर बिल्ला किसी के साथ है। ये कहते हुए उसने टाइगर और जगुआ दोनों को उस आदमी की कही एक एक बात बता दी। नियति की पूरी बात सुनकर टाइगर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और नियति को देखते हुए कहा, क्वीन आप उस आदमी की बात पर भरोसा मत करिए। बीस्ट वैसे नहीं है कि किसी के साथ रात बिताए, जरूर कुछ गड़बड़ है। वो आदमी आपको बीस्ट के अगेंस्ट करना चाहता था, हमें उन्हें ढूंढना होगा। क्या उस आदमी ने और कुछ बताया आपको? नियति ने याद करते हुए कहा, नहीं, उसने हमसे इतना ही कहा था कि वो किसी की बाहों में है और वो। ये बोलते हुए नियति रुक गई। वही जगुआ ने उसकी बात सुनकर कहा, ये किसी की साजिश है, बीस्ट किसी और लड़की के साथ, ये हो ही नहीं सकता। ये कहते हुए वो भी नियति को समझाने लगा।
वही दोनों को खुद को समझाते देखकर नियति ने उनसे कहा, आप दोनों हमें एक्सप्लेन मत करिए, ये हमारे और बागर बिल्ले के बीच की बात है, हम इस बारे में उनसे खुद बात कर लेंगे, पहले उन्हें ढूंढिए वो कहाँ है, हमें अभी उनसे मिलना है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनते ही दोनों अभ्रम को ढूंढने लगे। वहीं नियति अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए बोली, जैसा उस आदमी ने कहा, अगर वो सच हुआ तो हम आपकी जान ले लेंगे, पत्नी हम हैं आपकी, तो फिर आप किसी और के साथ कैसे रात बिता सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने इधर उधर देखते हुए फिर से कहा, कहाँ है आप बागर बिल्ले, अब हम कैसे आपको ढूंढेंगे। ये कहते हुए नियति ने आह भरी और होले से अपनी पलकें झुका ली तो उसकी आंखों से कुछ बूंद आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़काए। उसने धीरे से अपनी पलकों को दोबारा खोला तो उसकी नज़र फ्लोर पर पड़े पेपर नोट पर गई। वो वैसा ही पेपर था जो वेटर ने नियति को दिया था। नियति ने अपने एक हाथ से आंसू पोंछते हुए अपने दूसरे हाथ से उस पेपर को उठाया और उसे खोलकर देखने लगी। उसने जैसे ही नोट में लिखा मैसेज पढ़ा तो उसकी भौहें तंग गई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो उसे रूम नंबर 205 दिख गया। नियति तेज कदमों से रूम की तरफ जाने लगी। वही रूम के अंदर माया ने अभ्रम की शर्ट निकाल दी थी। उसकी मस्कुलर बॉडी माया के सामने थी और वो अपनी लस्त भरी नजरों से उसे देख रही थी। माया की आंखें अभ्रम के पूरे शरीर पर घूम रही थी। वो कभी उसके चौड़े कंधे को देखती तो कभी उसके 8 पैक एब्स को। वो जितनी गहरी नजरों से अभ्रम को देखती उसका गला उतना ही सूखता जा रहा था। वो अपने होठों पर लगी प्यास को अभ्रम के होठों से बुझाना चाहती थी। इसी इरादे से वो उसके करीब आई। अभ्रम बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। उसका एक हाथ अभी भी अपने सिर को पकड़े हुए था। जैसे ही माया ने उसके सीने पर हाथ रखा तो उसके हाथों की ठंडक को महसूस कर अभ्रम ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, टर्टल आर यू श्योर, तुम ये चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। माया ने उसके सीने और कंधे पर अपने हाथ घुमाते हुए कहा, हाँ, आज हमें हमारा हाथ चाहिए। उसकी बात सुनकर अभ्रम ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगा। अभी भी उसे माया का चेहरा धुंधला दिख रहा था, पर उसकी आंखों में बसा नियति का चेहरा उसे माया के चेहरे में दिखने लगा। उसने प्यार से माया के गाल पर हाथ रखा और अंगूठे से उसके गाल को सहलाते हुए उसने कहा, टर्टल आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। उद्धरण चिन्ह। माया उसकी बात सुनकर खुश हो गई थी। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज आपकी हो जाना चाहती हूँ, तो फिर ये फासले क्यों न आज हम इन फासलों को मिटा दे। ये कहते हुए उसने भी अभ्रम के चेहरे को अपने हाथों से छुआ तो वो मुस्कुराने लगा। उसे माया में नियति दिख रही थी। ड्रग्स के असर होने से वो उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई थी। उसकी होठों की मुस्कुराहट देखकर माया खुद से बोली, तुम्हारी स्माइल भी कितनी प्रेशियस है बीस्ट। तुम्हारी स्माइल पर तो मैं खुद को भी लुटा दूं। तुम्हारी हर एक अदा मुझे पागल कर देती है। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हें कब से चाहती हूँ बीस्ट। तुम्हारी चाहत में खुद को डूबा कर, तुम्हारे प्यार में पागल होकर मैंने बहुत कुछ किया है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, और देखो आज फाइनली तुम मेरे होने जा रहे हो। खुद से बात करने के बाद माया अभ्रम के होठों के निचले हिस्से को अपने अंगूठे से रब करते हुए उसके ऊपर झुक गई। इससे पहले कि वो अपने होठों से उसे छू पाती, रूम का डोर अचानक से खुला। आवाज इतनी तेज थी कि माया ने चौंक कर उस तरफ देखा। सामने नियति को देखकर वो चौंक गई। वहीं नियति इस नज़ारे को देखकर हैरान रह गई। उसकी गोल गोल आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थीं। उसकी आंखों में ये नज़ारा सुई की तरह चुभ रहा था। उस एक पल में नियति को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान जा रही हो। अगर उसने थोड़ी देर कर दी होती आने में तो वो अपना सब कुछ खो बैठती। बिना एक सेकंड की देरी किए वो तेजी से अंदर आई। वहीं माया भी अभ्रम के ऊपर से उठकर खड़ी हो गई। उसने नियति को घूरते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो उसके। नियति ने गुस्से में उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, तो इन सब के पीछे तुम हो? शक तो हमें उसी दिन हो गया था, पर आज यकीन हो गया। तुम हमारे पति पर डोरे ही नहीं बल्कि उसे हासिल करना चाहती हो। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम तुम्हें ऐसा करने देंगे? ये कहते ही उसने चटाक से एक थप्पड़ माया के गाल पर जड़ दिया। माया का चेहरा एक तरफ झुक गया और तभी उसके गले में पहनी अभ्रम की चेन लटक गई। चेन देखकर नियति की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने माया के गले से चेन खींच ली। दर्द होते ही माया ने अपनी गर्दन पर हाथ रख लिया। वहीं नियति चेन को देखते हुए बोली, तो वो तुम ही थी जिसने हम पर हमला करवाया और हमसे चेन छीन ली? उद्धरण चिन्ह। माया गुस्से में बोली, हाँ मैं ही थी, क्योंकि बीस्ट की हर चीज पर, इवन बीस्ट पर सिर्फ मेरा हक है और मैं अपना हक तुम्हें कैसे लेने देती, इसलिए मैंने तुमसे ये छीन लिया और आज बीस्ट भी मेरा हो जाएगा। जैसे ही माया ने ये कहा नियति का एक और थप्पड़ उसके मुंह पर लगा। माया फौरन ही सीधी हुई और गुस्से में उसे घूरते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई माया पर हाथ उठाने की? उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने नियति का हाथ मोड़ दिया और उसे धक्का दिया। धक्का लगते ही वो बेड पर जा गिरी। जैसे ही नियति की नज़र अभ्रम पर गई, उसने अभ्रम को देखकर उससे कहा, आप ऐसे क्यों लेटे हैं? आपको क्या हुआ है?
आंखें खोलिए अपनी, बागर बिल्ले, हमें आपको सच बताना है। आंखें खोलिए बागर बिल्ले अपनी, हमें आपको कुछ दिखाना है। नियति की आवाज़ सुनकर अब्रम ने दोनों हाथ से अपना सिर पकड़ लिया और अपनी भारी पलकों को खोलने की कोशिश करने लगा। पर अब वो पूरी तरह ड्रग्स के नशे में था, इसलिए उसकी बॉडी, उसका दिमाग उसका साथ नहीं दे रहा था। वही माया तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, बीस्ट नहीं उठेगा नियति, वो नशे में है, मेरे प्यार के नशे में। नियति ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा तो माया को खुद की तरह देखकर वो चौंक गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि माया अभ्रम के सामने वो बनकर आई है। नियति गुस्से में उठी और तेजी माया की तरफ बढ़ी। तभी माया ने उसे धक्का दिया, पर इस बार नियति ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो दोनों ही फ्लो पर गिर गई। वो दोनों एक दूसरे पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी बेड पर पड़ा अभ्रम का फोन रिंग हुआ। फोन के बार बार रिंग होने से अभ्रम अपनी आंखें खोलने पर मजबूर हो गया। उसने जबरदस्ती अपनी भारी पलकों को खोला और बैग पर पड़ा फोन टटोलकर उठाया। फिर उसने कॉल रिसीव कर फोन को जैसे ही कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज आई। बीस्ट आप कहाँ हैं? अभ्रम ने भारी आवाज में कहा। 205। उसने अभी इतना कहा ही था कि उसके हाथ से फोन छूट गया। वहीं टाइगर उसकी बात सुनकर समझ गया, वो रूम नंबर 205 में है। इधर रूम के अंदर माया और नियति दोनों ही फ्लोर पर लेटी एक दूसरे से लड़ रही थी। नियति के मुकाबले माया की हाइट और उसका शरीर नियति से ज्यादा था, पर फिर भी नियति उसका सामना करने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी माया ने उसके हाथ को झटक दिया और कसकर उसकी गर्दन पकड़ ली। टाइगर से कॉल पर बात करने के बाद अभ्रम अपना सिर पकड़े हुए उठकर बैठ गया। उसके सिर में तेज दर्द होने लगा था। नियति ने तिरछी नजरों से अभ्रम को देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। वो उसे आवाज देना चाहती थी, पर माया ने उसकी गर्दन को बहुत कसकर पकड़ हुआ था, जिसकी वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों के कोने लाल हो गए थे। दम घुटने की वजह से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वहीं माया अपना जोर लगाते हुए दांत पीसकर बोली, आज तो तेरी कहानी खत्म नियति। तेरे जाते ही बीस्ट मेरा जो जाएगा, फिर मैं उसकी लाइफ में किसी को नहीं आने दूंगी। बीस्ट सिर्फ मेरा है। माया की आवाज ने अभ्रम को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। अभ्रम ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो इस बार उसे और धुंधला दिखने लगा। माया का चेहरा झुके होने की वजह से उसके बालों से ढक गया था। वहीं नियति का चेहरा दिख रहा था। अभ्रम दोनों को ही ध्यान से देखने लगा, पर उसे अब समझ नहीं आ रहा था आखिर वो दोनों लड़कियां हैं कौन। उसने इधर उधर हाथ चलाया तो उसके हाथ में बेड साइड टेबल पर रखा पानी का मग आ गया। अभ्रम ने मग उठाया और उसका सारा पानी अपनी सिर पर डाल लिया। पानी के पड़ते ही उसकी आंखें खुल गई और वो होश में आने लगा। वहीं नियति की आंखें अब पूरी तरह लाल हो गई थी। नियति ने इसे अपना अंत समझ लिया था, इसलिए उसने अब माया से स्ट्रगल करना छोड़ दिया। ये देखकर माया तिरछा मुस्कुराए और नियति की जान लेने के लिए उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि माया के होश उड़ गए। वहीं नियति की आंखें अब पूरी तरह लाल हो गई थी। नियति ने इसे अपना अंत समझ लिया था, इसलिए उसने अब माया से स्ट्रगल करना छोड़ दिया। ये देखकर माया तिरछा मुस्कुराए और नियति की जान लेने के लिए उसने अपना पूरा जोर लगा दिया। पर तभी कुछ ऐसा हुआ कि माया के होश उड़ गए। अचानक ही माया को अपने गले पर किसी की पकड़ महसूस हुई। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि माया को ऐसा लगा जैसे कुछ ही सेकंड में उसका दम घुट जाएगा। उसने बहुत मुश्किल से अपनी नजरें नियति से हटकर सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से अपने होठों को हिलाते हुए कहा, बबी बीस्ट। माया की गर्दन बीस्ट के हाथों में गिरफ्त थी। अभ्रम बहुत गुस्से में उसे देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी जिसमें वो माया को जलाकर राख कर देना चाहता था। आखिर उसकी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो उसकी टटल को हट करने लगी। दरअसल जब अभ्रम ने अपने ऊपर पानी डाला तो उसकी आंखें पूरी खुल गई थी। उसे सब साफ दिखाई दे रहा था। उसने जब देखा कि माया नियति को मारने की कोशिश कर रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और पलक झपकते ही माया के पास आ गया। बिना एक सेकंड की देरी किए उसने माया की गर्दन को अपने हाथ में दबोच लिया। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शेर ने शिकारी को अपने कब्जे में कर लिया हो। माया दर्द में तड़पने लगी थी। माया ने उसी पल नियति की गर्दन को छोड़ दिया था। जब उसकी गर्दन अभ्रम ने अपनी गिरफ्त में ली थी, माया ने अपने दोनों हाथों से अभ्रम के हाथ को पकड़ लिया और उसे खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा चेहरा लाल हो गया और आंखें आंसुओं से भर गई। वही अभ्रम ने बिना उसके ऊपर कोई रहम दिखाए उसकी गर्दन पकड़े हुए ही उसे ऊपर उठा दिया और उसे घूरते हुए बेहद नफरत से कहा, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी टोटल को हट करने की, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कहते हुए उसने माया को गर्दन से पकड़े हुए ही उसे दीवार से लगा दिया। जब माया ने देखा कि अभ्रम उसकी जान लेकर ही रहेगा तो उसने अपने हाथ से नियति की तरफ इशारा किया। जैसे ही अभ्रम ने नियति की तरफ देखा तो वो गहरी गहरी सांस लेते हुए खांस रही थी।
नियति की ऐसी हालत देखकर अब्रम ने उसे छोड़ दिया और जल्दी से वो उसके पास गया और नियति को उठाते हुए उसके गाल पर थपथपाते हुए उसने कहा, टर्टल आंखें खोलो टर्टल, तुम ठीक तो हो ना? टर्टल मेरी तरफ देखो। गला दबाने की वजह से नियति का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। उसकी सांस भारी हो गई थी, बेचैनी से वो बार बार अपने सिर को हिला रही थी। अब्रम उसकी ऐसी हालत देखकर परेशान हो गया। एक बार फिर से उसकी आंखों में नियति को खोने का डर दिखने लगा। उसने जल्दी से नियति को अपने सीने से लगाते हुए अपनी बाहों में छुपा लिया और उसका सिर सहलाते हुए अब्रम ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा टर्टल, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसने नियति को खुद से अलग कर उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा लाल से अब पीला पड़ चुका था और उसका शरीर बेजान हो गया था। उसकी सांसें बहुत स्लो हो गई थी। उसने तुरंत ही नियति को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया। उसने बेड पर पड़ा अपना फोन उठाया और नंबर डायल करते हुए जैसे ही पीछे मुड़ा कि तभी माया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें अभी भी भारी थी, पर मौत के खौफ ने उसे अब्रम का सामना करने की हिम्मत दे दी थी। अब्रम ने उसे अपनी जलती आंखों से देखा और जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा कि उसी पल माया ने बेड पर लेटी नियति के ऊपर गन पॉइंट कर दी। ये देखकर अब्रम का गुस्सा और बढ़ गया और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी वापस से बंद कर लिया। उसकी अपर बॉडी जो विदाउट क्लॉथ थी, गुस्से में उसका शरीर तन गया था, जिसकी वजह से उसके शरीर पर नसें उभर आई थी। माया की नजरें उसके शरीर पर ही थी। आज वो अब्रम का बीस्ट वाला रूप देख रही थी। उसे इस रूप में देखकर माया के हाथ डर से कांपने लगे थे। वहीं अब्रम भूखे जानवर की तरह उसे खूंखार नजरों से देख रहा था। उसने जैसे ही माया की तरफ एक कदम बढ़ाया तो माया पीछे हटते हुए नियति के ऊपर गन पॉइंट किए हुए ही बोली, मेरे पास मत आना बीस्ट, वरना मैं इसे शूट कर दूंगी, मैं मार दूंगी नियति को। अब्रम ने उसे अपने गुस्से से लाल हो चुकी आंखों से देखते हुए दांत पीसकर अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, मेरे रहते तो तुम उसे छू भी नहीं सकती। उसे मारना तो दूर की बात है और अब मरना तो तुम्हें होगा। तुम सोच भी नहीं सकती माया, मैं तुम्हें इतनी बुरी मौत दूंगा। ये कहते हुए उसने फिर से माया की तरफ कदम बढ़ाया तो माया जल्दी से नियति के करीब चली गई और उसने गन नियति के सिर पर रखकर अब्रम को वार्निंग देते हुए कहा, अगर मैं मरूंगी तो मेरे साथ ये भी मारेगी। मैं इसे भी जिंदा नहीं रहने दूंगी और तुम्हारे साथ तो इसे बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। ये हम दोनों के बीच नहीं आएगी। मैं इसे आज खत्म कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अब्रम का ध्यान माया की बात से ज्यादा नियति पर था। वो माया की गन पॉइंट पर थी। नियति का चेहरा बेजान लग रहा था और उसकी सांसों की डोर जैसे टूटती जा रही थी। अब्रम के लिए माया को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसे चिंता नियति की थी। कहीं उसकी एक गलती नियति को उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर न कर दे। ये सोचकर ही अब्रम अब तक माया को झेल रहा था, वरना उसने तो उसी पल माया की जान ले ली होती। जब उसके हाथ में माया की गर्दन थी, वो तो उसी पल माया की गर्दन को तोड़ देता, पर नियति की वजह से उसे माया को छोड़ना पड़ा। अब्रम माया को घूरते हुए एक मौके की तलाश में था कि तभी अचानक से रूम का डोर खुला और टाइगर अंदर आया। टाइगर रूम में आते ही माया को नियति पर गन पॉइंट किए देखकर चौंक गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। माया ऐसा भी कर सकती है। उसने आगे बढ़ते हुए माया को समझाते हुए कहा, देखो माया, गन मुझे दे दो, गोली चल जाएगी। उद्धरण चिन्ह। माया उसकी बात पर तिरछा मुस्कुराते हुए बोली, गोली चलाने के लिए ही तो गन हाथ में थामी है टाइगर। टाइगर ने उसे देखते हुए कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्वीन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम क्वीन को क्यों मारना चाहती हो? माया उसकी बात पर इस बार भी तिरछा मुस्कुराए और एक नज़र अब्रम को देखकर टाइगर से बोली, इसी की वजह से ही तो आज मैं हाथ में गन पकड़े खड़ी हूँ और तुम पूछ रहे हो टाइगर इसने मेरा क्या बिगाड़ा है? इसी ने ही तो मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरा बीस्ट मुझसे छीन लिया, मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। नफरत करती हूँ मैं इससे, बहुत नफरत, इतनी नफरत कि मैं इसकी जान ले लेना चाहती हूँ, वो भी अपने हाथों से। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसे घूरते हुए माया की बात सुन रहा था। उसे माया की बात सुनकर और गुस्सा आ रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि माया उसे चाहती है। उसे गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वो नियति से नफरत करती है और उसे मारना चाहती है। अब्रम ने टाइगर को अपनी आंखों से इशारे कर कुछ कहा तो टाइगर ने उसे देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वही माया अपने ही धुन में बोली जा रही थी। तभी टाइगर ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, देखो माया, बीस्ट की शादी हो चुकी है। क्वीन उनकी वाइफ है। अगर तुम्हारे अंदर बीस्ट के लिए ऐसे जज्बात थे तो तुम्हें उनसे कन्फेस करना चाहिए था। अब इन सब का कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो गई है। अब उनकी वाइफ क्वीन है। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर माया सरकास्टिकली हंसते हुए बोली, देर हो गई है? सीरियसली टाइगर, मुझे तो नहीं लगता देर हो गई है। हाँ, देर मुझे वापस आने में हुई है, पर अभी नहीं इसे मार दूंगी तो सारी कहानी ही खत्म हो जाएगी और फिर बीस्ट मेरा हो जाएगा। मैंने बीस्ट को सालों से चाहा है, उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं सहा है। तुम्हारी वो सो कॉल मैम वसुंधरा के ताने भी सुने हैं। इतना सब कुछ सहकर मैं कैसे इस दो कोड़ी की लड़की को बीस्ट को ले जाने दूंगी? कभी नहीं, बीस्ट सिर्फ मेरा है, मेरा। ये कहकर वो फिर से हंसने लगी।
वही टाइगर उसे अपनी बातों में उलझाते हुए आगे बोला, माया तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रही हो। तुम जानती नहीं तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। माया उसे बीच में रोकते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझे मार डालोगे, पर मैं अकेली नहीं मरूंगी। मैं मरूंगी तो मेरे साथ ये 2 कोड़ी की लड़की भी मरेगी। बीस्ट अगर मेरा नहीं हो सकता तो इसका भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने नियति की तरफ देखा तो उसका ध्यान अचानक ही बीस्ट पर गया। बीस्ट अब अपनी जगह पर नहीं था। उसे अपनी जगह पर न देखकर माया ने गन को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और इधर उधर देखते हुए बोली, तो तुम लोगों ने मेरे साथ खेल खेला है। टाइगर बीस्ट कहाँ है? यहाँ है। माया के पीछे से आवाज आई। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, अब्रम उसके पीछे खड़ा था। उसे अपने पीछे देखकर माया चौंक गई। हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने नियति के माथे से गन को बिल्कुल सटाते हुए कहा, आगे मत बढ़ना बीस्ट वरना मेरे इसे मार दूंगी। पर उसकी बात का अब्रम पर कोई असर नहीं हो रहा था। वही माया अपनी बात को जारी रखते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ बीस्ट, मैं उसे मार दूंगी। माया की बातें अब्रम के गुस्से की आग में पेट्रोल छिड़कने का काम कर रही थी। वो माया की वजह से नियति को नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपने हाथ में पकड़े पिलो को अचानक ही माया के ऊपर फेंक दिया। पिलो मुंह पर लगती ही माया खुद को संभाल नहीं पाए और बेड पर ही गिर गई। तभी अब्रम ने जल्दी से नियति को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर जाते हुए टाइगर से बोला, मुझे ये जिंदा चाहिए, इसे मैं खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। टाइगर ने ओके बीस्ट कहा और तेजी से माया के पास आ गया। पर तब तक माया बेड से उठकर खड़ी हो गई थी और उसने दोनों हाथ से गन को पकड़ते हुए टाइगर के ऊपर पॉइंट कर दिया। उसने इधर उधर देखा तो अब्रम और नियति दोनों ही वहां से गायब थे। उन्हें न देखकर माया ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और फिर वो दरवाजे की तरफ जाते हुए टाइगर से बोली, मेरे पीछे मत आना टाइगर, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें भी मार दूंगी। ये कहकर उसने एक गोली टाइगर के पैर पर चला दी। उसके गन से निकली गोली टाइगर के घुटने में जाकर लगी और टाइगर की दर्द भरी चीख पूरे रूम में गूंज गई। इसका फायदा उठाकर माया वहां से भाग निकली, पर तभी टाइगर ने अपना फोन निकाला और जैगुआ को कॉल करके सब बता दिया। माया होटल से अपनी कार लेकर निकली तो उसके पीछे से जैगुआ भी अपनी कार लेकर निकला। बीस्ट के ऑर्डर थे कि माया को जिंदा पकड़ना है, इसीलिए जैगुआ के हाथ बंधे थे, वरना वो कब का माया को शूट कर चुका होता और माया की लाश बीस्ट के सामने ले जाकर रख दिया होता। वहीं अब्रम नियति को अपनी बाहों में लेकर बैठा था और पाइथन ड्राइव कर रहा था। नियति की बिगड़ती हालत देखकर अब्रम ने पाइथन को ऑर्डर देते हुए कहा, जो भी हॉस्पिटल पहले आए वही लेकर चलो और गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ। पाइथन ने ओके बीस्ट कहा और फास्ट ड्राइव करने लगा। अब्रम नियति को अपनी बाहों में छुपाए बैठा था। वो अपने एक हाथ से उसका सिर सहला रहा था, वहीं उसकी आंखें गुस्से में आग उगल रही थी। गुस्से में उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर माया अभी उसके सामने होती तो वो उसकी गर्दन तोड़ देता। फिर अब्रम ने नियति के चेहरे को एक नज़र देखकर खुद से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा टर्टल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अब्रम नियति को अपनी बाहों में छुपाए बैठा था। वो अपने एक हाथ से उसका सिर सहला रहा था, वहीं उसकी आंखें गुस्से में आग उगल रही थी। साथ ही गुस्से में उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर माया अभी उसके सामने होती तो वो उसकी गर्दन तोड़ देता। अब्रम ने नियति के चेहरे को एक नज़र देखकर खुद से कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा टर्टल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर उसने नियति को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके चेहरे पर एक दर्द उभर आया, आंखों के कोने लाल हो गए और माथे पर नसें चमकने लगी। गुस्से में उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया था और तभी उसने अपने गुस्से को बर्दाश्त करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेकर कहा, मेरी मर्जी के बिना तुम सांस नहीं ले सकती टर्टल, फिर मुझे छोड़कर जाना तो दूर की बात है। उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक से पाइथन ने ब्रेक लगाया तो अब्रम आगे की तरफ झुक गया। अब्रम ने उसे घूरकर देखा तो पाइथन ने डरते हुए जल्दी से कहा, बीस्ट हॉस्पिटल आ गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अब्रम के एक्सप्रेशन नॉर्मल हुए। उसने जैसे ही नियति को अपनी बाहों में उठाया उसके सिर में तेज दर्द उठा और उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। ड्रग्स का असर उस पर अभी भी था, पर अब्रम ने अपने गुस्से से ड्रग्स के असर को कम कर दिया था। उसकी बॉडी ड्रग्स से ज्यादा उसके गुस्से के कंट्रोल में थी और वो खुद नियति के कंट्रोल में था। जब उसने नियति को उस हालत में देखा तो उसे नियति के आगे कुछ नहीं दिखा। वो उसे देखकर इतना घबरा गया कि उसने माया को भी इग्नोर कर दिया। अब्रम नियति को अपनी बाहों में उठाए हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुआ। नियति को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। अब्रम रूम के बाहर खड़ा दरवाजे को देखते हुए धीरे धीरे पीछे हट रहा था और तभी उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। वो दीवार के सहारे खड़ा हो गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी उसका शरीर अचानक से निढाल होने लगा। इससे पहले कि अब्रम बेहोश होकर नीचे गिरता, पाइथन ने जल्दी से उसके पास आते हुए उसे संभाल लिया। अब्रम की आंखें बंद होते देखकर पाइथन जोर से चिल्लाया,
डॉक्टर। उसकी आवाज़ सुनते ही कुछ नर्स और डॉक्टर उसके पास आए और फिर सभी अब्रम को लेकर इमरजेंसी वार्ड में चले गए। अब्रम को बेहोश होते देखकर पाइथन घबरा गया था। वो तेज तेज सांस ले रहा था, जिसकी वजह से उसकी छाती फूलकर चौड़ी हो रही थी, पर उसकी आंखों में डर भरा हुआ था। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और टाइगर को कॉल करने लगा। उसने टाइगर को कॉल पर सब बताया, पर जब दूसरी तरफ से पाइथन ने टाइगर की बात सुनी तो वो चौंक गया और उसने कॉल पर जल्दी से कहा, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। पाइथन ने फ़ोन अपनी जेब में रखते हुए इधर उधर देखा तो उसे एक डॉक्टर दिखा। पाइथन डॉक्टर के पास गया और उससे बोला, आप जानते नहीं है आपके हॉस्पिटल में कौन एडमिट हुआ है? इसलिए बता रहा हूँ। जो 2 पेशेंट अभी एडमिट हुए हैं वो बीस्ट और उनकी वाइफ हैं। उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए और नॉर्मल वार्ड से वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करिए। मेरे वापस आने तक वो दोनों आपकी जिम्मेदारी हैं। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं पूरे हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। उसकी बात सुनते ही डॉक्टर घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना दिखने लगा। उसने जल्दी से अपना चश्मा ठीक किया और पाइथन से कहा, मैं अभी उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करता हूं और उनका ट्रीटमेंट शुरू करता हूं, पर आप कहाँ जा रहे हैं? आपको उनके साथ रहना होगा। पाइथन ने कहा, जो कहा है वो करो। और हाँ, बीस्ट इस हॉस्पिटल में एडमिट है, ये खबर अगर किसी और को हुई तो तुम बीस्ट का कहर देखने के लिए तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर ने अपना चश्मा ठीक करते हुए दर का सूखा घूंट अपने गले से नीचे उतारते हुए कहा, ओके सर। पाइथन डॉक्टर को वार्निंग लेकर चला गया। वही उधर जगुआ अभी भी माया का पीछा कर रहा था। माया बहुत फास्ट और रैश ड्राइव कर रही थी। जगुआ के एक हाथ में गन थी और उसने दूसरे हाथ से गाड़ी की स्टीयरिंग को संभाला हुआ था। जगुआ माया की कार के टायर पर निशाना लगाकर उसके कार के टायर को पंचर करना चाहता था, पर बीच बीच में आ रही गाड़ियों की वजह से वो उसके टायर पर शूट नहीं कर पा रहा था। जब कुछ देर बाद आगे जाकर सड़क पर गाड़ियों का क्राउड कुछ कम हुआ तो जगुआ ने मौका पाकर माया की कार के टायर पर शूट कर दिया। कार के टायर पंचर होते ही माया की कार सड़क पर इधर उधर नाचने लगी। ये देखकर जगुआ तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुझे क्या लगा माया, तू इतना सब कुछ करके बच जाएगी? बीस्ट की डिक्शनरी में तेरे जैसे लोगों के लिए स्पेशल सजा है। तैयार हो जा माया बीस्ट की स्पेशल सजा पाने के लिए। जगुआ माया की कार को ओवरटेक करके उसका रास्ता रोकना चाहता था ताकि माया को पकड़ सके, पर तभी सामने से सड़क पर उसे एक ट्रक आता दिखा। ट्रक को देखकर जगुआ की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने माया की कार को देखा जो पंचर होने की वजह से इधर उधर नाचते हुए चल रही थी। तभी जगुआ के देखते ही देखते माया की कार ट्रक से टकरा गई। ये देखकर जगुआ की आंखें खौफ से और बड़ी हो गई। जगुआ ने जोर से गाड़ी का ब्रेक लगाया और अपनी कार से निकलकर आगे जाकर देखा तो माया की कार के परखच्चे उड़ गए थे। ये देखकर जगुआ ने गुस्से में मुक्का बनाकर अपना हाथ झटकते हुए कहा, लकी गर्ल बीस्ट का टॉर्चर सहे बिना ही मर गई। उद्धरण चिन्ह। जगुआ जब हॉस्पिटल पहुंचा तब तक टाइगर के पैर से गोली निकाल दी गई थी और उसके जख्म पर ड्रेसिंग हो गई थी। पाइथन टाइगर के साथ उसके रूम में ही था। जगुआ को देखते ही दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और टाइगर ने उससे जल्दी से पूछा, क्या माया पकड़ी गई? कहाँ रखा है तूने उसे? डेड। इस पर जगुआ ने अफसोस जताते हुए कहा, वो मर गई, शी इज। ये सुनते ही टाइगर के चेहरे पर टेंशन दिखने लगी। उसने गुस्सा फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त करते हुए झुंझलाकर कहा, हम बीस्ट से क्या कहेंगे? उन्हें माया जिंदा चाहिए थी। माया ने जो क्वीन और बीस्ट के साथ किया है उसके लिए बीस्ट उसे खुद सजा देना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। जगुआ उसके बेड पर बैठते हुए बोला, कहेंगे क्या? बोल देंगे वो मर गई। अब मैं क्या करता जब वो बेवकूफ लड़की खुद ही अपनी कार ट्रक के सामने ले गई। उद्धरण चिन्ह। पाइथन ने दोनों की बात सुनकर कहा, क्या सच में ये सब माया ने किया है? जगुआ ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कितना बड़ा बेवकूफ हो। वही पाइथन ने जब उसे खुद को उसे घूरते हुए देखा तो वो चिढ़कर बोला, मुझे ऐसे देखना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। जगुआ भी चिढ़ते हुए बोला, मैं तुझे प्यार से नहीं देख रहा हूँ, साले गुस्से में देख रहा हूँ। तू कितना बड़ा बेवकूफ है। हाँ, जैसे तू तो बहुत समझदार है ना। उद्धरण चिन्ह। पाइथन ने उसे घूरते हुए कहा और अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, और ये तूने साला साला क्या लगा रखा है? मैं तेरा साला नहीं हूँ, समझा? मेरी बहन की शादी में बहुत अच्छे से लड़के से करूंगा, तुझ जैसे गधे से नहीं। उद्धरण चिन्ह। पाइथन की बात ने जगुआ और गुस्सा दिला दिया था। तभी वो उसे घूरते हुए बोला, मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए जो मैं तेरी बहन को डेट करूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर पाइथन ने हंसते हुए कहा, गलत, तेरे नहीं, मेरी बहन के इतने बुरे दिन नहीं आए जो वो तुझे डेट करेगी। उसकी बात पर जगुआ जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी दोनों की बात से फ्रस्ट्रेट होकर टाइगर ने चिल्लाते हुए कहा, स्टॉप, बंद करो अपनी बकवास तुम दोनों। उसकी डांट सुनते ही दोनों चुप हो गए। टाइगर ने जगुआ को देखते हुए उससे पूछा, और उस आदमी का क्या, जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, क्या वो पकड़ा गया? जगुआ ने न में सिर हिलाते हुए कहा, पार्टी में बहुत सारे लोग आए हुए थे। इतने सारे लोगों की भीड़ में उस आदमी को पहचानना नॉट पॉसिबल। उसे ढूंढने के लिए हमें उसके चेहरे की जरूरत होगी।
उद्धरण चिन्ह। तभी उसे बीच में रोकते हुए टाइगर ने कहा, उस आदमी को तो सिर्फ क्वीन ने ही देखा है। जब तक क्वीन होश में नहीं आ जाती हम उसे ढूंढ नहीं सकते। पर जो क्वीन के साथ हुआ है उसकी खबर अगर बीस्ट को लगी तो वो सबसे पहले हमसे उस आदमी के बारे में ही पूछेंगे। उसकी बात सुनकर दोनों ही घबरा गए। तभी पाइथन ने सोचते हुए कहा, माया जितनी सीधी दिखती थी उससे कहीं ज्यादा चालाक निकली। आई एम श्योर माया ने ही उस आदमी को भेजा होगा। उद्धरण चिन्ह। जगुआ पाइथन की बात सुन उसे देखते हुए बोला, ये तो हम दोनों भी जानते हैं, पर सबूत कहाँ है। अभी वो तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक नर्स ने अंदर आते हुए कहा, आपके पेशेंट को होश आ गया है। टाइगर, जगुआर और पाइथन तीनों ही खुश हो गए। पाइथन और जगुआर दोनों जाने लगे तो टाइगर को अपने साथ जाते देखकर जगुआर ने उसे वापस से बेड पर बिठाते हुए कहा, तुझे रेस्ट की जरूरत है, तू रेस्ट कर, बीस्ट से हम बात कर लेंगे। टाइगर ने कहा, नहीं, मुझे उनसे बात करनी है, इससे पहले वो हमसे पूछे। हमें उन्हें सब बताना होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी पाइथन भी टाइगर को समझाते हुए बोला, सर कभी तो आप हम जूनियर की भी बात मान लिया करें। हम हैंडल कर लेंगे, फिलहाल आप आराम करें। बीस्ट अगर कुछ पूछते भी है तो हम उन्हें जवाब देंगे। दोनों के बार बार फोर्स करने पर टाइगर उनकी बात मानकर अपने रूम में ही रुक गया। वो दोनों टाइगर के रूप से निकलकर अभ्रम के रूम में आ गए। अभ्रम के रूम में ही नियति और अभ्रम दोनों को रखा गया था। बीच में पर्दे की दीवार थी। पर्दे के इस तरफ अभ्रम और पर्दे की दूसरी तरफ नियति थी। अभ्रम एक हाथ से अपने सिर को पकड़े बैठा था और उसकी एक हाथ में सिलाइन लगी हुई थी। दोनों के कदमों की आहट सुनकर अभ्रम ने सिर उठाकर उन्हें देखा। उनके साथ टाइगर को न देखकर अभ्रम ने जल्दी से पूछा, टाइगर कहाँ है। जगुआ ने सिर झुकाते हुए कहा, बीस्ट माया ने टाइगर को शूट किया था। उसके पैर में गोली लगी है, डॉक्टर ने गोली निकाल दी है, अभी टाइगर अपने रूम में रेस्ट कर रहा है। जगुआ एक ही सांस में सब बोल गया था। वही उसकी बात सुनकर अभ्रम ने गुस्से में अपने मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। उसे ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि माया उसकी मॉम के साथ रहती थी, उसके बावजूद उसने माया पर ध्यान क्यों नहीं दिया। उसके ध्यान न देने की वजह से ही आज माया इतना कुछ कर गई थी। अभ्रम को अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, पर तभी उसने गहरी सांस लेकर उनकी तरफ देखे बिना कहा, क्या टर्टल को होश आया? वो कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। पाइथन ने धीरे से कहा, क्वीन इसी रूम में है, बीस्ट आपके साथ। ये कहते हुए उसने बीच में खड़ी पर्दे की दीवार को हटा दिया। अभ्रम ने जैसे ही नियति को देखा, वो अपने हाथ में लगी सिलाइन को निकालते हुए बेड से उठा। उसे नियति के पास जाते देखकर जगुआ और पाइथन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर दोनों ही रूम से चले गए। वही अभ्रम नियति के पास उसके बेड पर बैठ गया और उसे देखते हुए नियति के हाथ को उसने अपने दोनों हाथों के बीच रख लिया। नियति के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और वो आंखें बंद किए अभ्रम के सामने बेहोश लेटी हुई थी। उसे इस हालत में देखकर अभ्रम के दिल में तेज दर्द हुआ और उसने दर्द का घूंट अपने गले से उतारते हुए हाथ बढ़ाकर नियति के सिर को सहलाने लगा। नियति का चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके होंठ सूखे हुए थे। अभ्रम ने झुककर उसके माथे पर किस किया और उसे देखते हुए बोला, टर्टल गेट अप, तुम सोते हुए अच्छी नहीं लगती, तुम बकबक करती हुई ज्यादा अच्छी लगती हो। मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारी बकबक सुननी है। टर्टल उठ जाओ, देखो अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने गहरी सांस ली। अभ्रम ने उसका एक हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ को चूमते हुए उसने कहा, तुम यही सोचती हो ना, मैं तुम्हें बार बार पनिश करता हूँ, तुम पर गुस्सा करता हूँ, तुम्हें सजा देकर मुझे अच्छा लगता है। पर टर्टल सच है ये कि तुम्हारे साथ वो सब करके मुझे भी अच्छा नहीं लगता। टर्टल, तुम्हें हर्ट करके मुझे भी दर्द होता है, पर तुम मुझे खुद को हर्ट करने के लिए मजबूर कर देती हो। तुम क्यों मेरी बात नहीं मानती? क्यों तुम अपनी मनमानी करती हो? मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ और तुम मुझसे दूर जाने के तरीके ढूंढती हो। क्यों टर्टल, क्यों? क्या मैं इतना बुरा हूँ कि तुम मेरे पास मेरे साथ नहीं रह सकती? उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने बोलते हुए गहरी सांस ली और आगे कहा, पर मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता टर्टल। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, तुम्हारी हर बात हर अदा मुझे अच्छी लगती है। जब तुम मेरी बात नहीं सुनती, मुझसे आयु करती हो, तब भी मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारा साथ मुझे सुकून देता है। मेरी बेचैनियों को सिर्फ तुम दूर कर सकती हो टर्टल। तुम्हारे साथ रहकर मुझे खुशी मिलती है। प्लीज मुझे कभी छोड़कर मत जाना टर्टल। अभ्रम नियति के हाथ को अपने हाथ में थामे सिर झुकाए अपने अंदर छुपे जज्बात को जाहिर कर रहा था। वहीं नियति अभी भी बेहोश थी। अभ्रम ने जैसे ही अपनी बात पूरी कर उसे देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर गई और उसकी भौहें तन गई। अभ्रम नियति के हाथ को अपने हाथ में थामे सिर झुकाए अपने अंदर छुपे जज्बात को जाहिर कर रहा था। वहीं नियति अभी भी बेहोश थी। अभ्रम ने जैसे ही अपनी बात पूरी कर उसे देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर गई और उसकी भौहें तन गई। अभ्रम की आंखें गुस्से में नियति के गले पर लगे खरोचों को घूर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नियति को ये चोटें कब आई। उसने जल्दी से नियति के ऊपर झुकते हुए उसके गर्दन पर लगी खरोचों को देखा।
फिर उसने नियति के गाउन को सरकाकर उसके कंधे को देखा तो उसके कंधे पर भी नाखून के निशान थे। ये देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि नियति के साथ क्या हुआ है। अब्रम ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की और अपनी मुट्ठी को कसकर भींच लिया। ऐसा करने से उसके हाथ की नसें उभर गई थी, साथ ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। उसकी स्किन अपने गुस्से को बर्दाश्त करते हुए इतनी लाल हो गई थी कि मानो उसकी स्किन फटकर अभी खून बहने लगेगा। आई प्रॉमिस यू टर्टल, जिसने भी तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की है, मैं उसे खुद अपने हाथों से सजा दूंगा। उद्धरण चिन्ह। खुद से अंदर ही अंदर लड़कर अब्रम ने अपनी आंखें खोली और नियति को देखने लगा। उसने प्यार से नियति के गाल पर हाथ रखा और उसका गाल सहलाने लगा। तभी उसकी नज़र नियति के दूसरे गाल पर गई, जहां उंगली के निशान के साथ साथ अंगूठी का निशान भी उभरा हुआ था। नियति के नाजुक खूबसूरत त्वचा पर वो निशान चांद में दाग जैसे लग रहे थे। ये देखकर एक बार फिर अब्रम को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में उठकर जाने लगा, पर तभी एक खिंचाव होने की वजह से वो रुक गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो नियति ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो बोल आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए अब्रम को देख रही थी। उसे होश में आते देखकर अब्रम जल्दी से उसके पास उसका हाथ पकड़कर बैठ गया और उसे देखते हुए अब्रम ने घबराहट भरी आवाज में कहा, टर्टल तुम ठीक हो? उसकी आवाज में घबराहट के साथ दर्द की भी झलक दिख रही थी। नियति ने पलकें झपकाते हुए हाँ कह दिया। फिर वो अपने दूसरे हाथ से मुंह पर लगा मास्क हटाने लगी, तो ये देखकर अब्रम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को नीचे रखते हुए उसने कहा, टर्टल डोंट डू दिस, अभी तुम्हें इसकी जरूरत है। नियति ने उसे देखते हुए कुछ कहना चाहा तो अब्रम ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मैं सुनूंगा, तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, पर पहले तुम ठीक हो जाओ। ये कहकर उसने फिर से नियति के माथे पर किस कर दिया और नियति ने अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगी। तभी वहां एक डॉक्टर नर्स के साथ आया। उसे देखते ही अब्रम ने कहा, मैं अपनी वाइफ को ले जाना चाहता हूँ, डिस्चार्ज पेपर तैयार करो। उद्धरण चिन्ह। ये डॉक्टर नियति का ट्रीटमेंट कर रहे डॉक्टर के मुकाबले यंग था और शायद न्यू भी, इसलिए उसने अब्रम को नहीं पहचाना और तभी डॉक्टर ने अब्रम से कहा, आप पेशेंट के रिलेटिव है? देखिए पेशेंट बहुत वीक है, उन्हें प्रॉपर बेड रेस्ट की जरूरत है। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप आज भर और इन्हें यहीं रहने दे। उसकी बात सुनकर अब्रम उसे घूरने लगा। डॉक्टर की नज़र नियति पर थी और अब्रम की नज़र डॉक्टर पर। जब अब्रम ने उसे नियति को देखते देखा तो वो और गुस्से से भर गया और तभी डॉक्टर को ठंड के मौसम में भी अचानक से गर्मी का एहसास होने लगा। उसने जैसे ही अब्रम के गुस्से की गर्मी को अपने ऊपर फील किया तो उसकी नज़रें खुद ब खुद ही अब्रम की ओर उठ गई। डॉक्टर अब्रम की आंखों में दहकते अंगारों को देखकर डर से 2 कदम पीछे हट गया। डर से उसका गला सूख गया था। उसने जल्दी से नर्स से कहा, नर्स मैडम को चेक करो और उनके डिस्चार्ज के पेपर तैयार करो। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर डॉक्टर जल्दी से बाहर चला गया। वहीं नर्स ने नियति को चेक कर उसके मुंह पर से मास्क को हटा दिया और उसे मेडिसिन देकर वो भी चली गई। नियति ने अब्रम को देखा तो अब्रम भी उसे ही देख रहा था। वहीं नियति उसे शिकायती नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशन एक साथ दिख रहे थे, गुस्सा, नाराजगी, दर्द और कहीं कहीं नाराजगी में छुपी प्यार की झलक भी दिख रही थी। अब्रम उसके पास बैठ गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए उसके सिर को सहलाने लगा। एक बार फिर उसकी नजरें नियति के गाल पर गई तो उंगलियों अंगूठी के निशान देखकर वो गुस्से से भर गया, पर अगले ही पल उसने अपने गुस्से को दबाते हुए थोड़ा नरमी से नियति को देखते हुए पूछा, टर्टल मैं कुछ जानना चाहता हूँ, सच सच बताओगी? नियति को समझ नहीं आया वो किस बारे में बात कर रहा है, पर फिर उसने भी ज्यादा ना सोचते हुए उसकी बात पर हाँ में सिर हिला दिया था। ये देखकर अब्रम ने आगे कहा, तुम्हारे साथ होटल में क्या हुआ? ये सुनते ही नियति को वो आदमी याद आने लगा। अब्रम एकटक उसके चेहरे को देख रहा था और उसके चेहरे के बदलते भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वही नियति उस आदमी की बदतमीजी को याद कर घबराने लगी। नियति को उस आदमी का उसे छूना, उसे पकड़ना, उसके साथ जबरदस्ती करना और उसे थप्पड़ मारना, एक एक कर वो सब उसकी आंखों के सामने एक मूवी रील की तरह चल रहा था। और तभी नियति पैनिक करते हुए तेज तेज सांस लेने लगी। उसकी उखड़ती सांसों को देखकर अब्रम ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ से हिलाते हुए उसे शांत करने लगा। काम डाउन टर्टल, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जस्ट रिलैक्स, कूल डाउन। ये कहते हुए वो नियति को शांत कर रहा था। जैसे ही उसकी सांसें नॉर्मल हुई तो अब्रम ने उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों से बह रहे हैं आंसुओं को पोंछते हुए उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना टर्टल, तुम्हारी आंखों में डर सिर्फ मेरा होगा, आंसू सिर्फ मेरी वजह से आएंगे। फिर कैसे तुम अपनी आंखों में किसी और का डर भर सकती हो? किसी और की वजह से तुम कैसे रो सकती हो टर्टल? नियति सुबकते हुए बोली, वो बहुत बुरा था, उसने हमारे साथ जबरदस्ती का करने की कोशिश की, हमने उसे मना किया, हमने उसे थप्पड़ भी मारा, वो फिर भी नहीं माना और हमारे साथ जबरदस्ती करने लगा। वो बहुत बुरा था।
ये कहते हुए नियति का रोना और तेज हो गया था। वहीं उसकी बात सुनकर अब्रम का गुस्सा भी और बढ़ गया, पर नियति के आंसू उसे इफेक्ट कर रहे थे। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे शांत करने के लिए अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। वहीं नियति उसकी शर्ट की कॉलर पकड़े उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाए रोए जा रही थी। अब्रम ने उसे इतना रोते देखकर गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। जब कुछ देर बाद भी नियति का रोना बंद नहीं हुआ तो अब्रम ने उसे खुद से अलग कर उसे धमकी देते हुए कहा, टर्टल अगर अब तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। ये सुनते ही नियति डर गई और जल्दी से चुप हो गई, पर उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। हल्की हल्की सिसकियां उसके होठों से अभी भी निकल रही थी। ये देखकर अब्रम ने उसे अपनी ठंडी आंखों से देखते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी। फिर उसने अगले पल ही नियति के सिसकते होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। उसे किस करते हुए अब्रम धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगा। अब्रम ने उसके सिर को सपोर्ट किया और उसे लेकर ही बेड पर लेट गया। वो नियति के दर्द को कम कर रहा था, उसकी बुरी यादों को वो उसके जहन से मिटा रहा था। नियति के दर्द में अब्रम का उसे प्यार करना उसे अच्छा लग रहा था। उसके आंखों से बहते आंसू अब रुक चुके थे। उसके हाथ अब्रम की गर्दन पर बंध गए थे। वो उसकी किस में इन्वॉल्व होकर उसे किस बैक कर रही थी। नियति को अपना साथ देते देखकर अब्रम अग्रेसिव हो गया। उसने नियति को और भी कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी अचानक से नियति के माथे पर सिलवटें पड़ गई, जैसे उसे कुछ याद आया हो, और तभी उसने अब्रम के दोनों कंधों पर हाथ जमाए और उसे खुद से दूर करने लगी। जब उसके धक्का देने पर भी अब्रम उससे दूर नहीं हुआ तो नियति ने कुछ ऐसा किया कि अब्रम के मुंह से आह निकल गई। उसने थोड़ा ऊपर उठकर नियति को देखा तो अब वो उसे गुस्से में घूर रही थी। गुस्से में उसका चेहरा पूरा लाल पड़ चुका था। वहीं अब्रम ने अपने होठों पर अंगूठा फिराते हुए कहा, हाउ डरे यू टर्टल, तुमने मुझे बाइट क्यों किया। नियति ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा, हमारे ऊपर से हटिए। उसे अपनी बात को इग्नोर करते देखकर अब्रम ने उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, पहले जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो। अचानक से तुम्हें क्या हो गया। उसे बीच में रोकते हुए नियति ने गुस्से में कहा, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है, दूर रहिए हमसे। ये कहते हुए वो अब्रम को धक्का देने की कोशिश कर रही थी, पर अब्रम ने उसके दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ा हुआ था। नियति की सभी कोशिशें अब्रम की ताकत के सामने कमजोर पड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये अचानक से नियति को हो क्या गया था कि वो इस तरह का बिहेव कर रही थी। अब्रम से स्ट्रगल करते हुए वो थक गई थी। उसके हाथ में दर्द होने लगा था। एक बार फिर उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। ये देखकर अब्रम ने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में छुपा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। वहीं नियति उसके सीने से लगी सुबक सुबक कर रो रही थी। उसने अपने हाथ देखे तो अब्रम के उंगलियों की छाप उसके कलाई पर उभर आई थी। अपनी कलाई को देखते हुए नियति ने सुबकते हुए कहा, आप बहुत बुरे हैं। आप हमें हट हट करते हैं, हमारी नहीं सुनते, सिर्फ अपनी चलाते हैं। आप ऐसे कब क्यों हैं। ये बोलते हुए उसका रोना और तेज हो गया था। अब्रम ने उसकी बात सुनकर कहा, खुद को हट करने के लिए तुम मुझे मजबूर कर देती हो टर्टल। उद्धरण चिन्ह। नियति उसकी बात सुनकर उससे अलग हुई और उसे अपनी कलाई दिखाते हुए बोली, ये देखिए आपने हमें कितना हट किया, हमें कितना दर्द हो रहा है। आपको पता भी है, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। अब्रम की नज़र अब उसके चेहरे से हटकर उसके हाथों को देख रही थी। उसकी कलाई पर उसके हाथों की छाप उखड़ आई थी। नियति की कलाई देखकर अब उसे भी बुरा लग रहा था। तभी उसने आगे बढ़कर नियति की कलाई को अपने होठों से छू लिया। उसके ठंडे होठों की छुअन को अपनी कलाई पर महसूस कर नियति अंदर तक सिहर गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दूसरे हाथ से अब्रम की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। अब्रम उसकी कलाई पर किस किए जा रहा था, जैसे वो अपने दिए दर्द पर मरहम लगा रहा हो। फिर उसने नियति का दूसरा हाथ पकड़ा और उसके दूसरी हाथ की कलाई पर भी किस करने लगा। जहां अब्रम अपने दिए दर्द पर मरहम लगा रहा था तो वही नियति उसे सवालिया नजरों से देखे जा रही थी। तभी एकाएक उसके होठों पर स्माइल आ गई और वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगी। वहीं अब्रम रुका नहीं, वो आगे बढ़ते हुए उसके नेक के पास आया और उसकी नेक पर लगी खरोचों को अपने होठों से छूने लगा। उसने हर उस जगह को छुआ जहां पर उस आदमी ने नियति को जख्म दिए थे। अब्रम के इस रूप को देखकर नियति को अच्छा लग रहा था। वो उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। वहीं अब्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और बयां कर रहे थे। वो नियति के जख्म पर अपने प्यार का ऑइंटमेंट तो लगा रहा था, पर उसका चेहरा बर्फीले पहाड़ की तरह कठोर था। उसके माथे पर सिलवटें थी, गुस्से में भौहें सिकुड़ी हुई थी। इतने गुस्से में होने के बाद भी वो नियति पर अपना प्यार लुटा रहा था। वो उसके नेक से होते हुए उसके गाल पर आया और जिस पर थप्पड़ का निशान था वो उस गाल पर नियति को किस करने लगा था। नियति का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने अपने नाजुक हाथों से अब्रम की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ था। तभी अब्रम ने उसे अपने अंदर छुपाते हुए अपनी बाहों में भर लिया। नियति उसके सीने में एक छोटे से पप्पी की तरह छुप गई थी।
अब्रम ने उसके सिर पर किस किया और एक गहरी सांस लेते हुए उसे और कसकर पकड़ लिया। तभी डोर पर किसी ने नॉक किया, तो दोनों आवाज सुनकर एक दूसरे से अलग हो गए। अब्रम नियति के बेड से उठकर खड़ा हो गया और अपनी कर्कश आवाज में बाहर खड़े शख्स को अंदर आने के लिए कहा। पाइथन और जगुआ दोनों ही अंदर आए और अब्रम के सामने खड़े होकर जगुआ ने कहा, 20 डिस्चार्ज पेपर रेडी हो गए हैं, आपकी साइन चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए जगुआ ने पेपर अब्रम की तरफ बढ़ा दिया। अब्रम ने उसके हाथ से पेपर लिए और उस पर साइन करके उसे वापस कर दिया। पाइथन ने बेड पर एक बैग रखते हुए नियति से कहा, क्वीन इसमें आपके कपड़े हैं। नियति ने मुस्कुराते हुए धीरे से सिर हिला दिया। अब्रम ने दोनों को देखते हुए कहा, क्या टाइगर घर जाने की हालत में है? जगुआ ने सिर हिलाते हुए हाँ कह दिया। फिर उनके जाने के बाद अब्रम भी नियति को चेंज करने का बोलकर बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद नियति चेंज कर जब बाहर आई तो उसने देखा अब्रम, टाइगर, जगुआ, पाइथन उसके ही आने का इंतजार कर रहे थे। नियति के आते ही वो सब जाने लगे, पर तभी नियति को स्लो चलते देखकर अब्रम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये देखकर नियति शॉक्ड रह गई। तो वही टाइगर, पाइथन और जगुआ वो तीनों मुस्कुराने लगे। अब्रम, टाइगर, जगुआ, पाइथन उसके ही आने का इंतजार कर रहे थे। नियति के आते ही वो सब जाने लगे, पर तभी नियति को स्लो चलते देखकर अब्रम ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ये देखकर नियति शॉक्ड रह गई। उसने आंखों से इशारे कर खुद को नीचे उतारने के लिए कहा, पर अब्रम ने उसे एक नज़र देखकर इग्नोर कर दिया और उसे अपनी बाहों में उठाए चलता रहा। वही टाइगर, पाइथन और जगुआ वो तीनों ही उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए उनके पीछे चल रहे थे। तभी अचानक से पाइथन रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। किसी को अपने पीछे न देखकर पाइथन ने सोचते हुए खुद से कहा, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई हमें छुपकर देख रहा है, पर यहाँ तो कोई नहीं है, शायद ये मेरा वहम है। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर उसने सिर झटक दिया और उनके साथ ही चला गया। उनके जाते ही पिलर के पीछे से एक शख्स बाहर आया और उन्हें जाते हुए देखकर उस शख्स के होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई। अब्रम नियति को अपनी बाहों में उठाए सबसे आगे चल रहा था। नियति उसकी जिद पर उसे घूर कर देख रही थी। तभी अब्रम ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे ऐसे मत देखो टर्टल, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर नियति को और गुस्सा आ गया और वो अपनी आंखों को छोटा कर उसे मुंह बनाकर देखते हुए बोली, ये आपकी गलतफहमी है कि हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते। हम आपके साथ बहुत कुछ कर सकते हैं, समझे आप? उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने सिर झुकाकर उसे देखा और होठों को तिरछा करते हुए कहा, बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है तुमने कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। इस बात पर नियति अपनी आईब्रो उठाते हुए बोली, घर चलिए फिर बताते हैं हम आपको हम क्या कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर अब्रम ने उसे लापरवाही से देखा और फिर धीरे से सिर हिलाकर उसे लेकर कार में बैठ गया। कार में बैठते ही नियति ने उससे कहा, अब हम गाड़ी के अंदर हैं तो कृपया मेहरबानी करके हमें छोड़िए, हम खुद बैठ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, क्यों छोड़ूं तुम्हें, चुपचाप जहां बैठी हो वहीं बैठी रहो। ये कहते हुए उसने नियति का सिर अपने सीने पर रख लिया। नियति ने एक नज़र खुद को देखा तो उसे 2 साल के छोटे बच्चे जैसी फीलिंग आ रही थी। अब्रम उसे अपनी गोद में ऐसे लेकर बैठा था जैसे वो एक छोटी बच्ची हो। अब्रम की इस हरकत पर नियति चिढ़ गई थी, पर वो जानती थी अब्रम के आगे उसकी एक नहीं चलेगी, इसलिए वो भी चुपचाप उसके सीने पर सिर रखे बैठी रही। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। जब वो सभी बीस्ट विला पहुंचे तो रात के 3 बज रहे थे। अब्रम नियति को अपने बाहों में उठाए अपने रूम में चला गया। पाइथन और जगुआ दोनों टाइगर को अपना सहारा दिए उसे उसके रूम में ले जा रहे थे। तभी जगुआ ने टाइगर को छेड़ते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता क्या सोचकर बीस्ट ने तेरा नाम टाइगर रखा है। एक लड़की टाइगर को शूट करके चली गई और टाइगर कुछ नहीं कर पाया, तुझे तो वही उसका शिकार कर लेना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर टाइगर उसे घूर कर देखने लगा। फिर अगले पल उसने भी जगुआ के अंदाज में कहा, मेरा छोड़, मुझे तो गोली लगी थी इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, तू अपना बता, तू तो जगुआ था, फिर कैसे वो तेरी रफ्तार को मात दे गई। उद्धरण चिन्ह। इस पर जगुआ चिढ़कर बोला, उसने मुझे मात नहीं दी, समझा, मैं तो उसे ओवरटेक करने ही वाला था, पर उस माया की बच्ची को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसलिए मेरे पहुंचने से पहले वो ट्रक में जाकर घुस गई। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन पाइथन ने सोचते हुए कहा, माया की शादी कब हुई और उसकी एक बच्ची भी है, ये किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं। पाइथन की बात सुनकर टाइगर ने सिर हिला दिया तो वहीं जगुआ ने अपना सिर पीट लिया और फिर पाइथन को देखते हुए उसने कहा, धन्य है वो माँ जिसने आप जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। अबे साले, जब अकी बट रही थी तब क्या तू घास चरने गया था। जगुआ की बात सुनकर टाइगर को हंसी आ रही थी तो वही पाइथन उसे मुंह बनाकर देख रहा था। जगुआ के उसे साला बोलने से पाइथन फिर से चिढ़ गया था। पाइथन को उसकी तानों से ज्यादा उसे जगुआ के उसे साला बोलने पर गुस्सा आ रहा था और तभी उसने गुस्से में जगुआ को देखते हुए कहा, अगर अब तूने मुझे एक और बार साला कहा तो साले मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर जगुआ ने उसे देखते हुए एक फीकी सी हंसी हंस दी।
और अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, साला साला साला। गया। ये बोलते हुए वो पाइथन की आंखों के सामने से 9-2-11 हो। पाइथन उसके पीछे जाने को हुआ, पर तभी टाइगर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब तू कहाँ जा रहा उस पागल के पीछे? चल पहले मुझे मेरे रूम तक छोड़ दे, फिर उसके बाद जहाँ जाना है चले जाना। उद्धरण चिन्ह। पाइथन को जगुआ पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो मजबूरन अपने गुस्से के घूंट को पीकर टाइगर के साथ चला गया। उधर कमरे में अब्रम ने आराम से नियति को बेड पर सुला दिया और खुद चेंज करने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो चेंज करके रूम में आया तो नियति को एक नज़र बेड पर सोते देखकर वो बालकनी में चला गया। उसने एक सिगरेट अपने होठों के बीच रखी और सिगरेट जलाकर उसके कश लेने लगा। जब तक वो सिगरेट खत्म नहीं हो गई तब तक अब्रम बालकनी में ही रहा और सोचता रहा। उसने एक नज़र अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को देखा जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। फिर उसे नीचे फेंककर उसे अपने पैरों तले मसलते हुए दांत पीसकर बोला, कल तू भी मेरे कदमों में ऐसे ही पड़ा होगा। ये कहते हुए उसका चेहरा एकदम कठोर हो गया था, आंखें गुस्से से भर गई थी। अब्रम के रोम रोम से उसका गुस्सा झलक रहा था। उसने इतनी ठंड में भी ट्राउजर के साथ सिर्फ अंडर शर्ट ही पहनी थी, इसके बाद भी उसे ठंड नहीं लग रही थी, बल्कि गुस्से से उसे अपना शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। फिर कुछ देर वो बालकनी में ही रुककर रूम में आ गया। रूम में आते ही जैसे ही उसकी नज़रें नियति पर गई, उसका गुस्सा जैसे पल भर में गायब हो गया और गुस्से की जगह चेहरे पर खुशी ने ले ली। नियति को देखते हुए उसके होठों पर स्माइल आ गई और उसके कदम खुद ब खुद ही बैग की तरफ बढ़ गए। अब्रम उसे देखते हुए उसके बगल ही लेट गया और उसके चेहरे को निहारता रहा। आज कुछ तो अलग था उसके चेहरे में, जिसकी वजह से अब्रम को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। चेहरा तो वो रोज ही देखा करता था उसका, फिर आज क्यों उसका मन हो रहा था वो उसे यूं ही बिना पल के झपकाए देखता रहा। उसकी आंखें एकटक नियति को निहार रही थी। वो एक सेकंड के लिए भी उससे नजरें नहीं हटाना चाहता था। तभी नियति के बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ गई। ये देखकर अब्रम को ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने उसके और नियति के बीच काले रंग की दीवार खड़ी कर दी हो। नियति के बाल अब्रम को उसे देखने में डिस्टर्ब कर रहे थे। उसने बिना सेकंड की देरी किए अपनी सख्त और पत्थर जैसी कठोर उंगली नियति के गाल पर रखी और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेटने लगा। वही नियति ने जैसे ही उसकी छुअन को अपने चेहरे पर महसूस किया, उसने अब्रम का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को अपने सीने से लगाकर कसमसाते हुए उसके करीब चली गई और अब्रम की नेक पास अपना चेहरा घुसाते हुए सो गई। अब्रम तो बस उसे देखता ही रह गया, पर फिर उसने भी उतने ही प्यार से उसे अपने आगोश में लेते हुए आंखें बंद करी। सुबह जब नियति की आंख खुली तब 10 बज रहे थे। उसने अपने हाथ पैर फैलाए और लंबी सी अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई। अचानक ही उसकी नज़र जब घड़ी पर गई तो टाइम देखकर उसने हैरानी से कहा, है भगवान, हम अभी तक सो रहे थे। आज तो हमें कॉलेज जाने में बहुत देर हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो बेड से नीचे आए और फिर शॉवर लेने वॉशरूम में चली गई। जब अब्रम रूम में आया तो नियति अपने गीले बालों को मिरर के सामने खड़ी टॉवल से सुखा रही थी। नियति पर नजर पड़ते ही अब्रम उसके पास जाने लगा। नियति ने अपने बालों को पोंछते हुए झटका तो उसके बालों से निकल रही पानी की बूंदें अब्रम के चेहरे पर पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद करी और धीरे से मुस्कुरा दिया। वो अपनी आंखें बंद किए हुए ही नियति के करीब गया और उसके बालों की फ्रेग्रेंस लेते हुए उससे बोला, ये तुम क्या कर रही हो टर्टल? उसकी आवाज़ सुनकर अचानक ही नियति का ध्यान टूटा और उसने मिरर में देखा तो अब्रम बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। नियति जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी तो फिर से उसका बालों का पानी अब्रम के चेहरे पर पड़ा। उसके गीले लंबे बाल अब्रम के चेहरे और गर्दन पर चिपक गए थे। नियति तो ये देखकर हैरान रह गई। वो जल्दी जल्दी अपने बालों को अब्रम के चेहरे पर से हटाने लगी। तभी अचानक ही अब्रम ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए उसे देखा तो नियति के चेहरे पर डर और घबराहट दोनों ने ही डेरा डाला हुआ था। साथ ही कुछ गीले बाल उसके चेहरे और गर्दन पर चिपके हुए थे। अब्रम ने उसके चेहरे पर से बालों को हटाते हुए कहा, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था टर्टल, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? नियति अब थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। उसने अब्रम को देखते हुए आराम से कहा, हमें कॉलेज जाना है, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? देखिए अब हमें कितनी देर हो गई। उद्धरण चिन्ह। अब्रम का ध्यान उसके चेहरे से हटकर उसकी आंखों पर गया और वो नियति की चमकती आंखों में देखकर बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट के लिए कहा है, आज तुम पूरे दिन घर पर रहकर रेस्ट करोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही नियति की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। बोलते हुए नियति खुद को उसे दिखाने लगी। अब्रम उसे देखते हुए मुस्कुराने लगा। तभी उसने नियति को कमर से पकड़ते हुए अपने करीब कर लिया। उसके दोनों हाथ अब्रम के चेस्ट पर थे, जो कि उसके और नियति के बीच दीवार का काम कर रहे थे। अब्रम तो उस दीवार को भी हटा देना चाहता था, पर नियति की हेल्थ का ख्याल उसे था, इसलिए अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी नज़रों में तुम ठीक हो, पर मेरी नज़रों में नहीं, इसलिए तुम मेरे ऑर्डर फॉलो करोगी। नो मीन्स नो, तुम आज कहीं नहीं जा रही हो, रूम में रहकर आराम करोगी। उद्धरण चिन्ह।
उसकी बात सुनते हुए नियति उसे घूर कर देख रही थी, और फिर उसकी चुप होते ही वो मुंह ही मुंह बड़बड़ा कर बोली, हमेशा तो हम आपकी ही सुनते हैं, हमारी यहाँ चलती ही कहाँ है। हालांकि नियति ने ये धीरे से कहा था, पर अभ्रम के उसके करीब होने से उसने सुन लिया था। अभ्रम ने अपनी एक उंगली से उसके बालों की लट को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, जब वक्त आएगा तो तुम्हारी भी सुनूंगा। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, नियति ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, और वो वक्त कब आएगा? अभ्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम बड़ी हो जाओगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर नियति अपनी आंखों को छोटा कर उसे घूरते हुए बोली, तो अभी क्या हम छोटे हैं? अभ्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम छोटी हो, बहुत छोटी। नियति अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, अच्छा, अगर हम छोटे हैं तो आपने हमसे शादी क्यों की? हमें जाने क्यों नहीं दिया? क्यों हमें यहाँ कैद करके रखा हुआ है आपने? नियति की ये बातें अभ्रम को गुस्सा दिला गई थी। आखिर वो उससे दूर जाने की बात कह भी कैसे सकती है? उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और नियति को अपने और करीब करते हुए गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल, अगर दोबारा तुमने मुझसे दूर जाने की बात कही तो मैं तुम्हें ब्लैकी के साथ एक कमरे में बंद कर दूंगा। ब्लैकी का नाम सुनते ही वो डर गई और जल्दी से अभ्रम की शर्ट की कॉलर को पकड़ते हुए उसके गले लगकर बोली, नहीं प्लीज, हमें ब्लैकी के साथ बंद मत करना, हमें उससे बहुत डर लगता है। उसके दांत कितने नुकीले हैं, वो दिखता भी कितना भयानक है। इतना तो हम भोला के बैल से नहीं डरते जितना हमें आपके भाई से डर लगता है। भाई, बोलते हुए अभ्रम की भौहें सिकुड़ गई और उसने नियति को अजीब नजरों से देखते हुए कहा, मेरा भाई, वो कौन है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नियति डरते हुए बोली, यहाँ रहने वाले सभी लोग जानवर हैं तो हमें लगा ब्लैकी और आप दोनों भाई होंगे। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर नियति ने मासूम सी शक्ल बना ली और अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखने लगी। वही अभ्रम ने उसे देखते हुए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और उसे घूरते हुए बोला, टर्टल, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, अब चुपचाप यहाँ बैठो, नहीं तो मैं सच में तुम्हें ब्लैकी के साथ कमरे में बंद कर दूंगा। नियति ने डर से आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठ गई। अभ्रम उसे देखते हुए दो उंगली अपने माथे पर रखकर अपना माथा सहलाने लगा। क्रेजी टर्टल कुछ भी बोलती है। उद्धरण चिन्ह। तभी जगुआ ने रूम के डोर पर नॉक करते हुए कहा, बीस्ट आ गया है। अभ्रम ने पीछे मुड़कर उसे देखते हुए कहा, तुम चलो, मैं आता हूँ। जगुआ ओके बीस्ट बोलकर चला गया। अभ्रम ने नियति को देखते हुए कहा, मेरे साथ चलो। उद्धरण चिन्ह। नियति ने बेड से उठते हुए कहा, कहाँ? अभ्रम ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है जिसने तुम पर अटैक किया था? नियति ने सोचते हुए कहा, हमने उसका चेहरा नहीं देखा था। उद्धरण चिन्ह। दोनों बात करते हुए हॉल में आ गए थे। हॉल में जगुआ के साथ एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखते हुए अभ्रम ने कहा, तुम्हें उस आदमी के बारे में जो भी याद है इसे बताओ। अभ्रम ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, क्या तुम्हें उसका चेहरा याद है जिसने तुम पर अटैक किया था? नियति ने सोचते हुए कहा, हमने उसका चेहरा नहीं देखा था। उद्धरण चिन्ह। दोनों बात करते हुए हॉल में आ गए थे। हॉल में जगुआ के साथ एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखते हुए अभ्रम ने नियति से कहा, तुम्हें उस आदमी के बारे में जो भी याद है इसे बताओ। उद्धरण चिन्ह। नियति ने एक नज़र उस आदमी को देखा और फिर अभ्रम को देखते हुए बोली, हमने कहा ना, हमें कुछ याद नहीं। वहाँ बहुत अंधेरा था, हम तो उसे सही से देख भी नहीं पा रहे थे। वो तो हमने ही उससे बचकर लाइट ऑन की थी तो हमें उसकी हल्की झलक दिखी। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और वो बहुत बड़ा था। उसके बड़े बड़े हाथ और भयानक सा चेहरा था। हाँ, और उसके नाखून भी लंबे थे और उसके लंबे लंबे पैर थे। हम तो उससे लड़ भी नहीं पा रहे थे। नियति की बात सुनकर अभ्रम, जगुआ और वो स्केच आर्टिस्ट तीनों उसे हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, आखिर नियति किसके बारे में बता रही है, एक इंसान या किसी मॉन्स्टर के बारे में। अभ्रम ने एक हाथ अपने माथे पर रखा और धीरे से अपना माथा सहलाते हुए उससे कहा, टर्टल, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या जिसने तुम पर अटैक किया वो एक आदमी नहीं, एक मॉन्स्टर था? नियति मासूम सी शक्ल बनाकर अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए बोली, हमें तो वो भयानक राक्षस जैसा ही लगा, बिल्कुल आपकी तरह। ये सुनते ही अभ्रम ने उसे घूर कर देखा तो वही जगुआ नियति को आंखें फाड़े हैरानी से देख रहा था। तभी अचानक से उसे हंसी आ गई और उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके बगल खड़ा स्केच आर्टिस्ट, उसने नर्वस होते हुए अपना चश्मा ठीक किया और चोर नजरों से दोनों को देखने लगा। वही अभ्रम ने नियति की बात सुनकर अपने गुस्से को जबरदस्ती कंट्रोल करते हुए आराम से कहा, टर्टल, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें यहाँ सबके सामने सजा दूं? उद्धरण चिन्ह। सजा का नाम सुनते ही नियति डर गई। वो डरकर 2 कदम पीछे हटते हुए ना में सिर हिलाकर बोली, ये क्या बात हुई? आप हमें क्यों सजा दे रहे हैं? सजा देनी है तो आप उस मॉन्स्टर को दीजिए जिसने हमारे साथ बदतमीजी की। उद्धरण चिन्ह। अभ्रम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मैं उसे सजा तब दूंगा ना जब तुम मुझे उसके बारे में कुछ बताओगी। ये सुनते ही नियति ने पलकें झुका ली और अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए सोचने लगी।
थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने अचानक से तेज आवाज में कहा, हमें याद आया उसके राइट साइड पर एक टैटू था। उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, इसलिए हम उसका चेहरा देख नहीं पाए, पर उसका टैटू वो हमने साफ साफ देखा था। उसकी बात सुनते ही अब्रम की भौहें सिकुड़ गई और उसने नियति को देखते हुए सीरियस टोन में पूछा, टैटू? कैसा टैटू? क्या तुम उस टैटू को बनवा सकती हो? है? नियति ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हमें वो अच्छे से याद। उसकी बात सुनकर अब्रम ने स्केच आर्टिस्ट की तरफ इशारा किया तो वो अपना स्केचबुक और पेन लेकर नियति के सामने बैठ गया। नियति भी उसके सामने पड़े सोफे पर बैठ गई और उसे टैटू के बारे में बताने लगी। थोड़ी ही देर में उस स्केच आर्टिस्ट ने अपनी स्केचबुक अब्रम के सामने करते हुए कहा, सर मैम ने जो बताया उससे ये बना है। उद्धरण चिन्ह। अब्रम ने एक नज़र टैटू को देखकर जैगुआ से कहा, मुझे ये आदमी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ ने ओके बीस्ट कहा तो अब्रम ने उस टैटू वाले पेज को स्केचबुक से फाड़कर उसे दे दिया। उस स्केच आर्टिस्ट ने जैसे ही अब्रम से स्केचबुक लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया कि तभी अब्रम ने स्केचबुक को पीछे खींच लिया है और स्केच आर्टिस्ट को घूरते हुए उसने कहा, इतनी जल्दी भी क्या? ये सुनते ही स्केच आर्टिस्ट का गला सूख गया और वो अपनी डरी डरी नजरों से अब्रम को देखने लगा। अब्रम उसे तिरछा मुस्कुराते हुए देख रहा था और उसे देखते हुए ही वो स्केचबुक के पेजेस पलट रहा था। जैसे जैसे वो पेज पलट रहा था वैसे वैसे स्केच आर्टिस्ट का गला सूखता जा रहा था। तभी वो अचानक से भागने को हुआ पर जैगुआ ने उसे लपक कर पकड़ लिया। ये सब देखकर नियति को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वो चुपचाप खड़ी अपने सामने होती चीजों को देख रही थी। तभी अब्रम ने एक और पेज पलटा और नियति का स्केच उसके सामने आ गया। नियति के स्केच को देखते ही अब्रम की भौहें गुस्से में तंग गई। उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया और वो अपनी खा जाने वाली नजरों से स्केच आर्टिस्ट को देखने लगा। दरअसल जब वो स्केच आर्टिस्ट टैटू बना रहा था तब उसकी आंखें नियति के चेहरे पर ही टिकी थीं। वो बड़े ध्यान से उसे देख रहा था और अब्रम उतने ही गुस्से में उसे घूर रहा था। अब्रम उसे देखते ही समझ गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है और अब नियति का स्केच देखकर उसका शक यकीन में बदल गया था। वो उसे गुस्से में घूर रहा था। स्केच आर्टिस्ट ने अब्रम के बीस्ट रूप को देखकर डरते हुए कहा, सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो मेरी आदत है हर खूबसूरत चीज को अपनी स्केच बुक में कैप्चर करने की। बस इसीलिए मैंने आपके परमिशन के बिना मैम का चेहरा बना दिया। मैम सच में बहुत खूबसूरत हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही जहां अब्रम का गुस्सा और बढ़ गया था वहीं जैगुआ ने अपनी आंखें बंद कर ली। बस तुझे यही नहीं बोलना चाहिए था, अब तुझे बीस्ट नहीं छोड़ेंगे। अब्रम ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई उसे अपने स्केचबुक में कैद करने की? मुझे उसका किसी और को देखना गवारा नहीं और तूने उसका चेहरा ही अपनी स्केचबुक में उतार लिया। इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी। वैसे टैलेंट तेरा अच्छा है, बहुत खूबसूरत बनाया है तूने, पर उसे देखने का हक सिर्फ मेरा है, उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है। वो सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी के साथ नहीं शेयर कर सकता। और तूने तो चोरी छुपे उसकी झलक को यहाँ से ले जाने की कोशिश की है। जैसे जैसे स्केच आर्टिस्ट अब्रम की बात सुन रहा था उसका डर और बढ़ता जा रहा था। तभी वो अचानक से अब्रम के पैरों में गिर गया और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगा। वो अब्रम के पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था, पर अब्रम को उसके गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब्रम उसे देखते हुए नीचे बैठ गया और उसके राइट हैंड की फिंगर को अपने हैंड की फिंगर में उलझाते हुए उसकी फिंगर्स को तोड़ दिया। स्केच आर्टिस्ट दर्द में जोर से चिल्लाया। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो दर्द में तड़प रहा था। अब्रम ने तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक कि उसकी उंगलियां पूरी तरह से टूट नहीं गई। फिर अब्रम ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, मेरी टर्टल सिर्फ मेरी है, उसे देखने का हक सिर्फ मेरा है। अब जब तूने गलती की है तो इसकी सजा तो तुझे मिलने ही थी। ये कहकर उसने स्केच आर्टिस्ट को दूर धकेला तो वो जैगुआ के पैरों में जा गिरा। अब्रम उसे घूरते हुए उठा और जैगुआर से बोला, ले जाओ इसे, ये मुझे विला के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ उसकी बात मानकर स्केच आर्टिस्ट को लेकर चला गया। अब्रम जब पीछे मुड़ा तो नियति उसे वहां नहीं दिखी। नियति को न देखकर उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और अपने रूम की तरफ जाते हुए कहा, टर्टल तुम मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वो जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचा और अंदर जाने को हुआ कि तभी एक उड़ता हुआ पिलो आकर उसके मुंह पर लगा। अब्रम ने पिलो को जल्दी से कैच कर लिया और अपने सामने खड़ी नियति को हैरानी से देखने लगा। वही नियति उसे गुस्से में घूर रही थी, जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। उसके चेहरे पर नाराजगी भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब्रम उसे देखते हुए अंदर आने लगा पर तभी नियति ने दूसरा पिलो उसके ऊपर फेंका। इस बार अब्रम ने पिलो को हवा में ही कैच कर लिया और नियति को घूरते हुए कहा, टर्टल ये क्या कर रही हो तुम? नियति गुस्से में बोली, वही जो हमें बहुत पहले करना चाहिए था। अब्रम को उसकी बातें समझ नहीं आई तो वो उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। तुम कहना क्या चाहती हो? कहते हुए अब्रम अंदर आने लगा। तभी नियति ने जल्दी से उसे अपना हाथ दिखाते हुए कहा, वहीं रुक जाए, आप अंदर नहीं आ सकते हैं। अब्रम उसे देखते हुए बोला, ये मेरा रूम है टर्टल,
नियति नाराजगी के साथ बोली, हाँ जानते हैं, ये आपका रूम है, पर आप ही हमें इस रूम में लेकर आए थे, तो अब ये रूम हमारा भी है और हम इसलिए आपको रूम से जाने के लिए कह रहे हैं क्योंकि हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। ये बोलकर नियति ने अपने होठों का पाउट बना लिया और अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर उसकी तरफ से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वही अब्रम नियति के इस रूप को देखता ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर इस लड़की के छोटे से दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्यों उसे रूम से बाहर निकाल रही है। अब्रम ने उसके पास जाते हुए कहा, टर्टल तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो। नियति उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोली, हमारे ऐसे बिहेवियर की वजह आप हैं, ये सब हमने आपसे ही सीखा है। गलती करने वाले को आप सजा देते हैं और जब आप गलती करें तो आपको कौन सजा दे, इसलिए हमने सोचा है आप जब गलती करेंगे तो आपकी गलती के लिए अब हम आपको सजा देंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अब्रम की आंखें बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नियति को देखते हुए बोला, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने गलती की है। नियति ने उससे नजर मिलाते हुए कहा, हाँ आपने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। अब्रम ने दोनों पिलोज को बेड पर फेंक दिया और उसके सामने नियति की तरह ही अपने दोनों हाथ बांधकर उसे देखते हुए बोला, तो बताओ मुझे टर्टल, मैंने कौन सी बड़ी गलती की है। नियति ने हैरानी से उसे देखा और उसके ऊपर गुस्से में बरसते हुए बोली, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं, गलती करने के बाद भी आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपने कौन सी गलती की है। तो सुनिए मिस्टर बागर बिल्ले, पत्नी हम हैं आपकी और आप समय किसी और के साथ बिताते हैं। सही कहा था उस आदमी ने, आप एक आदमी है और आपकी कुछ जरूरत है जिन्हें पूरा करने के लिए आप दूसरी औरतों के पास जाते हैं। आप सच में बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। जाए, हमें आपसे बात नहीं करनी और ना अब हमें आपके साथ इस कमरे में रहना है। ये बोलकर नियति रोने लगी। वहीं अब्रम को उसकी बात सुनकर जोर का झटका लगा था। आखिर ये लड़की उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती थी। क्या वो ऐसा इंसान है जो किसी और के साथ अपनी रातें बिताता है। नियति को देखते हुए वो सोच ही रहा था कि तभी नियति का रोना और तेज हो गया। अब्रम ने उसे रोते देखकर मुंह बना लिया और धीरे से सिर हिलाकर उसे कंधे से पकड़ बेड पर बिठाते हुए कहा, यहाँ बैठो और चुप, बिल्कुल चुप। अगर अब तुम रोई तो मैं तुम्हें, हाँ पता है, आप हमें ब्लैकी के साथ कमरे में बंद कर देंगे। नियति ने अब्रम की बात को बीच में ही काटते हुए कहा और फिर रोते हुए आगे बोली, आप बहुत बुरे हैं बागर बिल्ले। आपसे अच्छा तो आपका भाई ब्लैकी है, कम से कम उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत तो नहीं है, वो अकेला ही अपने पिंजरे में रहता है। अब हम उसी के साथ रहेंगे, नहीं रहना हमें आपके साथ। नियति अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। अब्रम खामोशी से उसे देखते हुए उसकी बात सुन रहा था, पर अंदर ही अंदर वो नियति की बातों पर मुस्कुरा रहा था। उसे नियति की ये क्यूट हरकतें एंटरटेन कर रही थी। तभी अब्रम ने उसकी बात पर कहा, ओके, तुम्हें ब्लैकी के साथ रहना है तो फिर जाओ उसके कमरे में, रहो उसके साथ। ये मेरा कमरा है तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, अब मैं तो कहीं नहीं जाने वाला यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी कर अब्रम बेड पर जाकर आराम से फैल गया। वहीं नियति उसे हैरानी से आंखें बड़ी किए देखती रह गई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो अब्रम की इस हरकत से बुरी तरह चिढ़ गई थी। नियति ने मुंह बनाकर उसे देखा और गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। उसे जाते देखकर अब्रम तिरछा मुस्कुरा दिया और अपने दोनों हाथ सिर के नीचे रखते हुए कहा, सिली टर्टल तुम कहाँ जाओगी, लौटकर तुम्हें मेरे पास ही आना है। जहाँ एक तरफ अब्रम के होठों पर हंसी थी तो वहीं दूसरी तरफ अतीश की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था, पर होठों पर शातिर मुस्कुराहट थी। समर्थ ने जो उसे बताया वो जानकर अतीश को खुशी मिली थी। वही समर्थ अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, सर मैंने पता कर लिया है, बीस्ट की वाइफ उसी कॉलेज में पढ़ती है जिसमें आकाश पढ़ता है। आकाश ने पहले दिन है उसकी वाइफ की पूरे कॉलेज के सामने रैगिंग की थी, इसलिए बीस्ट ने उसे सजा दी। समर्थ की बात सुनकर अतीश सरकास्टिक वे में बोला, तो ये वजह थी बीस्ट की जस्टिस ओम रावत से उलझने की। वही तो मैं भी सोचूं, अचानक से बीस्ट के अंदर समाज सेवा की भावना कैसे जागृत हो गई। पता करो समर्थ, मुझे उसकी वाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। समर्थ की बात सुनकर अतीश सरकास्टिक वे में बोला, तो ये वजह थी बीस्ट की जस्टिस ओम रावत से उलझने की। वही तो मैं भी सोचूं, अचानक से बीस्ट के अंदर समाज सेवा की भावना कैसे जागृत हो गई। पता करो समर्थ, मुझे उसकी वाइफ की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। समर्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके सर। वो जाने लगा तो आतिश ने उसे रोकते हुए कहा, एक बात बता समर्थ, तुझे बीस्ट की वाइफ के बारे में कैसे पता चला। उसकी बात सुनकर समर्थ रुक गया था और उसे देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, कैसे पता नहीं होगा मुझे उसके बारे में, बीस्ट की वाइफ मेरी एक्स गर्लफ्रेंड जो ठहरी। उद्धरण चिन्ह। फिर आतिश की बात का जवाब देते हुए उसने कहा, मुझे शक तो हॉस्पिटल में ही हो गया था जब ओम रावत ने रैगिंग वाली बात कही थी। फिर मैंने कॉलेज में पता किया तो वहां से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। हालांकि बीस्ट की वाइफ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलना इतना आसान नहीं था, पर पैसा सब कुछ आसान कर देता है। मुश्किल से मुश्किल काम भी पैसा देकर किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह।
बोलते हुए समर्थ तिरछा मुस्कुराने लगा। आतिश ने उसके बात सुनकर कहा, गुड जॉब समर्थ, गुड जॉब। अब बस जल्द से जल्द मुझे उसकी वाइफ की इन्फॉर्मेशन लाकर दे दो। उसके बाद क्या करना है वो मैं खुद देख लूंगा। समर्थ ने सिर हिलाते हुए ओके सर कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही आतिश के फोन पर एक कॉल आया। आतिश ने अपना फोन देखा तो फोन की डिस्प्ले पर डेड नाम फ्लैश हो रहा था। आतिश ने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव किया और फोन कान पर लगाकर अपनी डेट से बात करने लगा। वहीं दूसरी तरफ विला में नियति गुस्से में आ तो गई थी, पर अब उसे डर लग रहा था। वो दोनों हाथों को एक दूसरे से रगड़ते हुए चले जा रही थी। तभी उसे ब्लैकी की तेज दहाड़ सुनाई दी और उसका रोम रोम कांप उठा। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद करते हुए मुट्ठी को कसकर भींच लिया। वो अभी ब्लैकी के रूम के बाहर ही खड़ी थी, अंदर भी नहीं गई थी। तब भी उसे बंद आंखों से ब्लैकी दिखाई दे रहा था। नियति इतना डर गई थी कि अब उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। इतने में ही ब्लैकी फिर से दहाड़ा, और इस बार की दहाड़ उसकी पिछली बार से भी ज्यादा तेज और भयानक थी। नियति उसकी दहाड़ सुनकर एक सेकंड भी वहां रुक नहीं पाए और उल्टे पैर ही भाग गई। वो तेजी से भागते हुए अपने रूम में एंटर हुई और तभी फ्लोर पर बिछे कार्पेट में उसका पैर उलझ गया और वो सीधा बेड पर लेटे अब्रम के ऊपर जा गिरी। उसके गिरते ही अब्रम ने उसे संभाल लिया और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। नियति ने भी अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और डरते हुए बोली, प्लीज प्लीज हमें बचा लो, वो हमें खा जाएगा, प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अब्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। फिर उसने प्यार से नियति का सिर सहलाते हुए कहा, तुम तो उसके पास रहने गई थी टटल, फिर वापस क्यों आ गई? नियति उसके सीने में अपना सिर छुपाए हुए ही बोली, हमें क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो हम उस जानवर के साथ रहेंगे? हम उसके साथ नहीं रहेंगे, हम इस जानवर के साथ रहेंगे। वो तो इतना डरवाना है, उसे देखते ही हमारी सांसें रुक जाती है। कम से कम आप उतने डरावने तो नहीं है, एक अच्छे खासे दिखने वाले बागर बिल्ले हैं आप तो। उसकी बात सुनते ही अब्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, टर्टल तुमने फिर मुझे बागर बिल्ला कहा? नियति उसके सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए उसे कसकर पकड़े हुए बोली, हाँ कहा, क्योंकि आप है बागर बिल्ले और ये मत समझिए कि हमने आपको माफ कर दिया है, हम आपसे अभी भी नाराज हैं। अब्रम को उसकी हरकतें और उसकी बातें एंटरटेन कर रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर नियति उससे किस बात पर नाराज है। इसलिए उसने नियति का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसे अपने सामने किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, टर्टल मुझे बताओ, तुम मुझसे किस बात पर नाराज हो? तुम्हें मेरी कौन सी बात बुरी लगी है? नियति उसकी आंखों में देखते हुए मासूमियत से बोली, बुरी तो हमें आपकी बहुत सारी बातें लगती हैं, पर सबसे ज्यादा ये वाली बात बुरी लगी है, आप रात में किसी और के साथ समय बिताते हैं, आप किसी और की बाहों में। ये बोलते हुए उसकी आवाज भारी हो गई थी, उसकी आंखें आंसुओं से दबदबा आ गई थी, इसलिए नियति ने अपनी पलकें झुका ली। वहीं उसकी बात सुनते ही अब्रम की भौहें तन गई थी। वो नियति के चेहरे पर आए भाव को पढ़ने की कोशिश रहा था। उसकी आधी अधूरी बात भी उसे समझ आ रही थी। फिर अब्रम ने उसके चेहरे पर नजरें गड़ाए हुए ही पूछा, टर्टल तुमसे किसने कहा कि मैं किसी और के साथ समय बिताता हूँ? नियति ने अपनी भीगी पलकें उठाकर उसे देखते हुए कहा, उसी बुरे आदमी ने कहा था। हमने तो उससे कह दिया था आप ऐसे नहीं हैं, पर वो अपनी बात पर अड़ा रहा। हमने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था, पर जब हमने आपको खुद माया के साथ देखा तो हमें भरोसा हो गया। उस आदमी ने आपके बारे में जो भी कहा था वो सब सच था, आप सच में किसी और। इसके आगे के शब्द नियति के मुंह में ही रह गए। अब्रम ने उसे बीच में रोकते हुए ही उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी थी। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था, पर साथ ही कहीं ना कहीं उसकी आंखों में प्यार की झलक भी दिख रही थी। नियति को उसे किसी और के साथ देखकर बुरा लगता है, ये जानकर वो मन ही मन खुश हो रहा था। तभी उसने नियति की आंखों से आंसुओं को पोंछकर उसे समझाते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है टर्टल, तुम पहली ऐसी बड़ी ही लड़की हो जिसके साथ मैंने समय बिताया है, जिसके साथ मैं एक कमरे में रहता हूँ। तुम्हारे अलावा मैंने कभी किसी को इतना हक नहीं दिया कि वो मेरे साथ रह सके। और माया ने तो मुझे ड्रग्स दिया था, उस समय मैं ड्रग्स के नशे में था। उद्धरण चिन्ह। नियति चौंकते हुए बीच में ही बोली, क्या ड्रग्स? माया ने आपको ड्रग्स दिया था? अब्रम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माया ने मुझे ड्रग्स दिया था। मैं उस समय माया के साथ था, पर पता नहीं क्यों मुझे उसमें तुम दिख रही थी। नियति जो उसके ऊपर ही लेटी हुई थी, वो अब्रम को देखते हुए सुबक कर बोली, क्योंकि माया ने हमारे कपड़े पहने थे, वो बिल्कुल हमारी तरह ही तैयार हुई थी, हम भी उसे देखकर शॉक्ड रह गए थे। बोलते हुए वो अपने आंसू पोंछ रही थी। अब्रम को वो अभी एक छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। उसकी इन क्यूट क्यूट हरकतों पर अब्रम को प्यार आ रहा था। नियति का लाल हो चुका चेहरा अब्रम को उसके करीब जाने के लिए मजबूर कर रहा था। तभी उसने नियति के दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसे देखते हुए कहा, तो अब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट हुआ? मैं दूसरी लड़कियों के साथ रातें नहीं बिताता। नियति उसे अपनी नम आंखों से देखते हुए सोच रही थी। फिर कुछ पल रुककर उसने कहा, हाँ थोड़ा थोड़ा। अब्रम ने अपनी एक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा, व्हाट?
अभी भी बस थोड़ा थोड़ा ही हुआ है। यू नो वॉट टर्टल, मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी किसी को एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। नियति बीच में ही बोली, फिर हमें क्यों दे रहे हैं? अब्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पता नहीं। ये कहकर उसने नियति के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसका चेहरा झुकाते हुए उसके माथे पर किस कर लिया। नियति ने धीरे से उसकी शर्ट की कॉलर को अपनी मुट्ठी में कसकर भर लिया। अब्रम ने उसके दोनों गालों पर किस किया तो नियति ने सुबकते हुए आह भरी। उसके मुंह से निकल रही गर्म सांसें अब्रम के नेक पर पड़ रही थी, जो उसे नियति के करीब जाने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने जैसे ही नियति के चेहरे को अपने चेहरे पर थोड़ा और झुकाया और उसके सिसकते होठों को छूने लगा, तभी अचानक से नियति ने कहा, नहीं, हम अभी भी आपसे गुस्सा हैं। ये सुन अब्रम ने उसे देखते हुए कहा, ओके, तुम न कहोगी तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, पर फिर बाद में ये मत कहना मैं किसी और के साथ समय बिताता हूँ। और उस आदमी की कही बात भी सच ही थी। मेंस के कुछ डिजायर होते हैं और वो अपने डिजायर पूरा करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अब्रम उसे बिना देखे बोल रहा था, वहीं नियति की आंखें उसे एकटक गुस्से में घूर रही थीं। उसने गुस्से में अब्रम की कॉलर को और कसकर पकड़ लिया और उसके बड़बड़ाते होठों पर अचानक ही अपने होंठ रख दिए। अब्रम ने सोचा नहीं था कि वो उसे खुद सामने से किस करेगी, इसलिए उसे जोर का झटका लगा, पर अगले पल उसके चेहरे के भाव बदल गए, आंखों में हंसी तैर गई और तभी उसने नियति को अपनी बाहों में भरते हुए उसे लेकर पलट गया। उसने नियति को देखा तो उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। अब्रम ने उसके आंसू पोंछते हुए उसके चेहरे पर आए बालों को साइड करते हुए कहा, टर्टल, अभी तक तुम्हें किस करना नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। नियति उसे देखते हुए नाराजगी से बोली, आपने हमें कभी सिखाया ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। तो उसकी बातें सुनकर और उसके फनी चेहरे को देखकर अब्रम को हंसी आ गई। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। नियति उसे खुद पर हंसते देखकर उसे घूरने लगी। ये देखकर अब्रम उसके ऊपर झुक गया और उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, मैं तुम्हें आज किस करना सिखाऊंगा, मुझे फॉलो करो। ये कहकर वो नियति के गाल पर अपनी नाक रगड़ते हुए उसके होठों तक आया और उसे किस करना सिखाने लगा। नियति के हाथ जो उसकी कॉलर को पकड़े हुए अब्रम ने उसके हाथों को अपनी गर्दन पर रख दिया और नियति की उंगलियां खुद ब खुद ही उसके बालों में घूमने लगी। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में सोना जैसे ही लेक्चर अटेंड करके क्लासरूम से बाहर निकली, अचानक उसके सामने सुमित आ गया। अचानक सुमित के जाने से वो चौंक कर 2 कदम पीछे हट गई। फिर सुमित को देखते हुए दोनों हाथ कमर पर रखकर हल्के गुस्से में बोली, सुमित, क्या तूने सोच लिया है कि मुझे एक दिन हार्ट अटैक देकर ही मानेगा? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर सुमित मुस्कुराने लगा। वही सोना ने एक हाथ से उसके सीने पर मारते हुए कहा, अब हद, मेरे सामने से हंसते हुए बहुत बुरा लगता है। सुमित उसके पीछे जाते हुए बोला, अरे यार सोना, इतना क्या गुस्सा होना, मुझे क्या पता था तू इतना डर जाएगी। अच्छा ये बता, नियति क्यों नहीं आए आज? हमें प्रैक्टिस करनी थी यार। उसकी बात सुनकर सोना रुक गई थी और फिर उसने पलटकर सुमित को देखते हुए कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद कोई काम रहा होगा इसलिए आज उसने ऑफ ले लिया होगा। उद्धरण चिन्ह। सुमित ने एक उंगली से अपना सिर खुजलाते हुए कहा, तेरे पास नियति का नंबर है क्या? क्या तू मुझे उसका नंबर दे सकती है? सोना मुंह बनाकर बोली, सॉरी यार, मैंने अभी तक उससे नंबर नहीं लिया, पर तूने अच्छा याद दिलाया। अब जैसे ही वो आती है मैं सबसे पहले उसका नंबर ले लूंगी। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर सुमित मुंह बनाते हुए बोला, तू भी ना सोना किसी काम की नहीं है, हर बार मैं ही तेरे काम आता हूँ। सोना अपने हाथ में पकड़ी बुक से सुमित के कंधे पर मारते हुए बोली, अच्छा सुमित के बच्चे, मैं तुझसे एक बार हेल्प लेती हूँ, पर तू तो पूरे सेमेस्टर का असाइनमेंट मुझसे ही बनवाता है। सोना और सुमित दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि तभी वहां अलीशा आ गई। अलीशा ने दोनों को देखकर टोंट मारते हुए कहा, क्या हुआ, आज तुम दोनों अकेले क्यों हो? गांधी जी की तीसरी बंदरिया नहीं दिख रही है? उद्धरण चिन्ह। ये बोल वो अपनी फ्रेंड को हाई फाई देते हुए हंसने लगी, पर सुमित और सोना दोनों उसे घूरकर देख रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों अभी के अभी अलीशा को कच्चा चबा जाएंगे। तभी सोना ने अलीशा की बात पर कहा, तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान नहीं है, ये तो मुझे समझ आता है, पर कम से कम जनरल नॉलेज की चीजों में तो ध्यान दिया करो। गांधी जी की बंदरिया नहीं, बंदर थे, समझी बंदरिया? बोलते हुए सोना ने भी सुमित को हाई फाई दिया और हंसने लगी। उसके साथ सुमित भी मुस्कुरा रहा था। अलीशा दोनों को खुद पर हंसते देखकर बुरी तरह चिढ़ गई थी। वो गुस्से में सोना को उंगली दिखाते हुए बोली, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, कंपटीशन के लिए तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। ये बोलकर अलीशा अपने फ्रेंड्स के साथ चली गई। वहीं उसके जाने के बाद सोना ने सुमित को हैरानी से देखते हुए पूछा, कंपटीशन ये कब हुआ? सुमित ने एक हाथ अपने बालों पर फेरते हुए कहा, वो मैं तुझे बताना भूल गया, प्रोग्राम में एक छोटा सा कंपटीशन भी हो रहा है और अब तुम सब उसमें ही पार्टिसिपेट करने वाली हो। ये सुनकर सोना ने एक हाथ से अपना सिर पीट लिया। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट विला में अब्रम के सामने एक फाइल पड़ी थी। जैगुआ उसके सामने खड़ा था, वहीं अब्रम एक टक फाइल में देख रहा था।
फाइल में एक आदमी की फोटो और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी, जिसे अब्रम ध्यान से पढ़ रहा था। उसने फाइल बंद किया और जैगुआ की तरफ देखा तो उसने कहना शुरू किया, बीस्ट ये 1 हफ्ते पहले ही जेल से बाहर आया है। ये एक रेपिस्ट और मर्डर दोनों है। लड़कियों का रैप करके उनका मर्डर कर देना इसका शौक है। इसी जुर्म में इसे अरेस्ट किया गया था, पर समझ नहीं आ रहा कोर्ट ने तो इसी फांसी की सजा दी थी। फिर ये बाहर कैसे आ गया? उसे बीच में रोकते हुए अब्रम ने कहा, वो बाहर आया नहीं, उसे लाया गया है। उद्धरण चिन्ह। जैगुआ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, यू आर राइट बीस्ट। ये वही आदमी है जिसने उस रात क्वीन पर अटैक किया था। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अब्रम की भौहें तन गई। उसने गुस्से में जैगुआ की तरफ देखा तो एक पल के लिए उसे देखकर जैगुआ भी डर गया।